हेलो कोडर्स। तो आज के इस नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम CSS के बारे में सीखेंगे। तो देखो, CSS की मैं जो सोच रहा हूँ कि CSS का एक बेसिक वाला वीडियो अभी बनाऊँगा मैं। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ये CSS का बेसिक वाला वीडियो है, ठीक है। और इसके अंदर हम वो चीज़ कवर करेंगे जो एक बेसिक CSS डेवलपर को आना चाहिए। मतलब आप अगर एक बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर, एकदम कुछ नहीं आता, तो आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसकी मदद से आपको जो बेसिक चीज़ें आना चाहिए कवर हो जाएगा। उसके बाद आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं चैनल पे एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि होगा CSS के एडवांस टॉपिक पर। अब CSS के एडवांस टॉपिक मीन्स हम इस कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक देखेंगे उसे बस जितना ज़रूरत है हम उतना सीखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ताकि आप एक वेबसाइट बनाने लायक तो हो जाओ पहले CSS सीख के, ठीक है। तो ये होगा बेसिक का मकसद। उसके बाद हमारा आएगा एडवांस, और एडवांस के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे। CSS के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे और भी जो जो चीज़ आना चाहिए आपको सब कुछ हम देखेंगे अपने एडवांस कोर्स के अंदर। और वो करीब 6 से 7 घंटे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी भी मैंने शूट नहीं किया। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद एक जावास्क्रिप्ट के बेसिक के ऊपर वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग CSS का एडवांस, जावास्क्रिप्ट के एडवांस सारे के सारे वीडियो लेके आएंगे एक के बाद एक। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है CSS फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा या फिर एक रिवाइज हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख सकते हो। और मैं भी मैक के ऊपर हूँ, आप विंडोज़ के ऊपर, मैक, लिनक्स, जिसकी भी ऊपर हो, अपना CSS तो सेम ही काम करेगा ना। तो वीडियो को देख सकते हो, स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, आई होप। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक CSS का जो नोट है यही है। तो ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, और अपना सोर्स कोड की भी लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। और बाकी ये देखो, हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका CSS का बेसिक के अंदर जो भी टॉपिक हम सीखने वाले हैं आज, तो इसे देख लेते हैं। तो देखो, व्हाट इज CSS, हाउ टू यूज CSS का सिंटैक्स, और HTML के अंदर CSS कैसे लिंक करेंगे, CSS के अंदर सिलेक्टर क्या है, कलर क्या है, बैकग्राउंड, हाइट, वेट, पैडिंग, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अपना पोजीशन जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, बॉक्स या फिर टेक्स्ट शैडो, अपना फॉन्ट की प्रॉपर्टी, CSS के अंदर जो यूनिट्स होता है जैसे कि रैम, EM, पिक्सल वगैरह, पिक्सल की यूज़ नहीं करना चाहिए, किस केस में करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। और फिर सूडो क्लास, एलिमेंट, CSS का ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। और इसके बाद हो सके तो एनिमेशन देखेंगे, या फिर उसे एडवांस में वीडियो बनाते हुए सोच लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होगा जो कि हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसे हम एडवांस के लिए रखे हैं, ठीक है। तो एडवांस के अंदर आपका सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही इन डेप्थ जाके वो वाला वीडियो बनाएंगे हम। तो वीडियो को ज़रूर देखना, एडवांस वाला। तो चलो अभी हम इसे शुरू करते हैं। तो पहले तो अपना एक फोल्डर बना लेंगे, CSS बेसिक, और इसे सिंपली हम क्या करेंगे, अपना VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। चलो VS कोड को ओपन करते हैं और इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा आ चुका है VS कोड के अंदर। अब इसके अंदर हम अपना index.html को बना लेंगे। अब जिसको CSS के बारे में कुछ भी नहीं पता वो सुन लो कि जैसे हम HTML फाइल बनाते हैं index.html करके, ये जो .html है एक्सटेंशन होता है, वैसे ही हम CSS फाइल बनाते हैं एक्सटेंशन करके। पहले नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है CSS के अंदर वो होता है style.css। तो हम style.css कर देते हैं सिंपली। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अगेन, लेकिन एक्सटेंशन .css रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है HTML और CSS का फाइल। इसे जूम कर लेते, और यहाँ पे सिंपली HTML फाइल को हम बॉयलर प्लेट राइट करेंगे और इसे जूम कर लेंगे, ठीक है। और अब देखो, अपना कोर्स की सिलेबस के अंदर आते हैं। चलो, अच्छा, तो देखो CSS क्या होता है बेसिकली। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो CSS का कंप्लीट नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी ये एक स्टाइल शीट है, ठीक है। तो स्टाइल शीट क्या होता है भैया? अब देखो, जैसे कि हमारे पास HTML होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली अपना जो ब्राउज़र के अंदर हम जो भी चीज़ डिस्प्ले करते हैं, यानी अपना जो भी मेन ढांचा होता है ब्राउज़र की, वेबसाइट की, अपना वो बनाते हैं। जैसे कि अपना बटन हो गया या फिर कोई H1 टैग हो गया, ऐसे बनाते हैं ना। तो वैसे ही उसे स्टाइल करने के लिए, उसके अंदर कलर ऐड करने के लिए, उसके अंदर स्टाइल करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली जान डालने के लिए हम क्या करते हैं, CSS को ऐड करते हैं, ठीक है।
जैसे कि हम एक घर बनाने के बाद उसे कलर करते हैं ना खूबसूरत दिखाने के लिए, वैसे ही एक वेबसाइट बनाने के बाद उसे खूबसूरत दिखाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है कोई से भी एक स्टाइल शीट। अब CSS इस केस में हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये पॉपुलर भी है। तो चलिए CSS को देख लेते हैं फिलहाल। तो देखो यहाँ पे है व्हाट इज CSS एंड व्हाई टू यूज। CSS इज अ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट इज शीट where you can add something style, color and something more to make your website या फिर documents look good। तो इसे पढ़ लेना फिलहाल, इसे हम स्किप करेंगे और इसके बाद देख लेते हैं। तो उसके बाद देखो हमारा क्या आता है CSS का सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है हम CSS को राइट कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे है सिलेक्टर, उसके बाद अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो जैसे कि हम HTML के अंदर पढ़ते हैं कि H1 होता है हमारा एक टैग, है ना, H1 H2 ऐसे करके हमारा बहुत सारे टैग है, P टैग है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी H1 टैग को कलर करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सिंपली उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस सिलेक्टर की मदद से हम सिलेक्ट करते हैं। तो H1 को यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब उसके बाद क्या किया, देखो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी है कलर नाम की, जैसे इसके अंदर कलर आपको ऐड करना है ना, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कुछ। तो हमने क्या किया, कलर को ऐड किया और कलर के अंदर एक वैल्यू दे दिया कि हमें रेड कलर चाहिए, फिर ब्लू चाहिए, कोई से भी कलर तो चाहिए ना। तो हमने क्या किया, सिलेक्टर सिलेक्ट किया सिलेक्टर की मदद से। उसके बाद अपना प्रॉपर्टी क्या चाहिए आपको, कलर चाहिए, बैकग्राउंड क्या कलर चाहिए या फिर क्या चाहिए, वो सिंपली राइट करो। उसके बाद आप अपना जो भी वैल्यू देना चाहते हो उसे ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो हियर H1 इज सिलेक्टर, प्रॉपर्टी इज कलर एंड वैल्यू इज रेड। तो अभी हम इसे देख लेते हैं कैसे ऐड करते हैं या फिर कैसे क्या करते हैं। तो इसके बाद देखो क्या है, या फिर वे टू ऐड CSS, मतलब हमारा जो CSS है वो HTML के अंदर हम ऐड कैसे करेंगे इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीका है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इसे सिंपली अपना कोड करके भी देख लेंगे। तो चलो अपना कोड के अंदर, आप बॉडी के अंदर आओ सिंपली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 टैग को राइट करते हैं और दिस इज CSS बेसिक क्लास, सेव करेंगे, इसे रन करते हैं सिंपली। गो लाइव, यहाँ पे हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया। सिंपली आप भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप एक्सटेंशन के अंदर जाओगे और यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाओगे और सिंपली अपना जो यहाँ पे सर्च कर लेना लाइव सर्वर और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एक्सटेंशन के ऊपर ऑलरेडी एक VS कोड के ऊपर वीडियो है, उसे जाकर भी देख सकते हो, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, सिंपली ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक H1 टैग आ चुका है। अब देखो क्या होता है कि इस H1 के अंदर हमें स्टाइल ऐड करना है। अब यहाँ पे आता है क्या कि हमारा पास 3 प्रकार की CSS आता है। देखो यहाँ पे देखो आपका इनलाइन है, इंटरनल है, उसके बाद आपका है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो पहले हम अपना क्या करेंगे, जो अपना इनलाइन CSS है उसे देख लेते हैं, इनलाइन को कैसे ऐड करते हैं। तो ये होता है हमारा एक H1 टैग। अब इसके अंदर सिंपली यहाँ पे राइट करते हैं स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग को राइट करेंगे। स्टाइल टैग को राइट करने से हम क्या करते हैं, CSS को एक्टिव करते हैं, ठीक है। और ये है इनलाइन CSS, ध्यान रखना। इनलाइन मतलब जो सेम लाइन पे आप कोड राइट करो, मतलब सेम HTML के लाइन पे हम CSS की कोड राइट करेंगे, वो होता है आपका इनलाइन CSS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम राइट करेंगे, हमें कलर देना है, कलर राइट करेंगे और कोई से भी कलर को ऐड कर देंगे, जैसे ये वाला कलर, सेव करेंगे और यहाँ पे देखो आपका कलर हो चुका है ना। तो हमने कैसे किया, सिंपली स्टाइल टैग की मदद से CSS को एक्टिव किया, उसके बाद हमने कलर प्रॉपर्टी को ऐड किया और इसकी एक वैल्यू दे दिया। तो ये हमारा कलर हो चुका है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारा इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। इसकी मतलब क्या है, आपका जो सेम लाइन पे ही हम CSS को एक्टिवेट करते हैं, है ना। ये होता है हमारा इनलाइन CSS। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या होता है भैया, तो देखो यहाँ पे अगर आप एक P टैग को ऐड करते हो, दिस इज इंटरनल CSS। अब इसे सेव करेंगे। अब इंटरनल CSS को हम कैसे राइट करेंगे, इनलाइन तो सेम लाइन पे कर दिया। अब इंटरनल की मतलब होता है सेम लाइन पे नहीं करेंगे, लेकिन वो सेम HTML के पेज के अंदर ही करेंगे। अब HTML के पेज के अंदर कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा हेड टैग के अंदर किया है टाइटल टैग, है ना। तो टाइटल टैग के नीचे आओ और यहाँ पे स्टाइल टैग राइट करो और यहाँ पे सिंपली हम अपने CSS के कोड अभी राइट कर सकते हैं। तो इसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे हम कोई भी टैग से, यहाँ पे देखो H1 जो टैग है इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपना कौन सी टैग को सिलेक्ट करना है, P टैग को। अभी यहाँ पे राइट करेंगे हम अपना P को हमने सिलेक्ट करिए और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, कलर।
और कलर की कोई भी वैल्यू दे देंगे, जैसे कि क्रिम्सन दे देते चलो। तो यहाँ पे देखो अपना अपना जो CSS था, मतलब जो पी टैग था, उसके कलर चेंज हो चुका है। और उसे हमने कैसे किया, उसे हमने सिंपली अपना जो इनलाइन CSS है, सॉरी इंटरनल CSS है, उसकी मदद से किया। यहाँ पे इंटरनल CSS। और एक चीज़, ये जो हम अभी राइट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे राइट किया कुछ है ना, इसे सेव किया, पर ये ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं कमेंट। ठीक है, अब कमेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे अपना कोड के अंदर हम ऐसे बहुत सारी चीज़ राइट करते हैं जो कि हमें डिस्प्ले नहीं करना है ब्राउज़र के अंदर, लेकिन हमें राइट करना पड़ता है ताकि हमारा कोड जब कोई दूसरा इंसान पढ़े या फिर हम खुद भी पढ़े तो कंफ्यूज ना हो और अच्छी तरीके से क्लियरली वो डिफ़ाइन किया जा सकता है कि यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ के लिए कोड राइट किया। तो उस केस में हम कमेंट यूज़ करते हैं। अब कमेंट कैसे राइट करोगे, कमेंट सिंपली राइट करोगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट है, पहले वो देख ले। तो पहले यहाँ पे आप अपना मैक में हो तो कमांड और उसके साथ /, और अगर आप विंडोज़ में हो तो कमांड उसके साथ /। तो ऐसे करोगे और यहाँ पे कमेंट्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप कोई भी कमेंट, और ये अपना डिस्प्ले नहीं करता ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कमेंट्स। अब इसकी बात देखो, इसकी बात क्या है, इसकी बात है हमारा एक्सटर्नल CSS, है ना। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम ज़्यादातर केस में एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करेंगे, इनलाइन तो करेंगे ही नहीं। इंटरनल फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जब बड़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में हम हमेशा एक्सटर्नल CSS को ही प्रेफर करेंगे। छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, कुछ टेस्ट करना है, तब ठीक है हम इंटरनल से काम चला लेंगे। लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट, हम रियल में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे किसी के लिए या फिर कोई बहुत सारे कोड की प्रोजेक्ट, तब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS पे प्रेफर करेंगे। क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप CSS HTML सब कुछ राइट करोगे तो वो एक अच्छा डेवलपर की निशानी नहीं होगा, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS। अब देखो यहाँ पे हमने दो फाइल बनाया था, एक तो अपना index.html और एक अपना style.css। अब ये जो style.css है यही हमारा एक्सटर्नल फाइल है। तो style.css से ये तो हमने बना लिया, पर इसे लिंक कैसे करेंगे भैया। तो देखो इसे लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल के नीचे हमने स्टाइल टैग को राइट किया, इसे हटा देते हैं और सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे लिंक और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन है, इसके ऊपर क्लिक, और यहाँ पे देखो लिंक के बाद रेल है स्टाइल शीट, मतलब ये हम इसके रिलेशन क्या है, इसके रिलेशन है स्टाइल शीट इस लिंक के साथ बेसिकली। और यहाँ पे देखो है href के अंदर हम क्या करते हैं, href के अंदर हम सिंपली लिंक को ऐड करते हैं, हाइपर लिंक को। तो इसे ऐड करेंगे कैसे, इसे ऐड करेंगे अब अपना जो नाम था style.css से ऐड करेंगे, और ये हमारा पेज अभी हो चुका है, इसके साथ लिंक सेव करेंगे। और देखो यहाँ पे पी से स्टाइल गायब हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था। तो पी को फिर से यहाँ पे एक्सटर्नल CSS के अंदर से हम स्टाइल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पी को सिलेक्ट किया और पी के अंदर मानो एक कलर दे देते हैं, जैसे कि अपना क्या देंगे, ब्लू दे देंगे। तो ब्लू दिया और देखो यहाँ पे पी के अंदर अपना कलर चेंज हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, एक्सटर्नल CSS की मदद से, है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, अपना जो CSS है इंटरनल, एक्सटर्नल और अपना इनलाइन कैसे ऐड करते हैं, और सिंपली अपना जो CSS का सिलेक्टर है वो कैसे ऐड करते हैं, मतलब लिखते कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो CSS क्या है ये हो चुका है, CSS का सिंटैक्स हो चुका है, ऐड कैसे करते हैं ये हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, अब सिंपली हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो कि है CSS का क्या है, CSS का सिलेक्टर। अब सिलेक्टर बहुत सारे टाइप के होता है, तो कैसा क्या सिलेक्टर है उसे आप देख लेंगे सिंपली। तो देखो यहाँ पे सिलेक्टर को मैंने 4 टाइप पे डिवाइड किया है। हाँ, और भी पता है मुझे, और भी होता है पता है, तो उसे क्या करेंगे उसके बारे में हम एडवांस कोर्स के अंदर देखेंगे। फिलहाल ये 4 टाइप देख लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना, और बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खुद से भी पता लग जाएगा आपको। तो देखो पहला है ID सिलेक्टर। अब ID सिलेक्टर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट अ CSS प्रॉपर्टी यूजिंग ID। हम लोग एक CSS प्रॉपर्टी को ID की हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ID की मदद से। जैसे कि हम CSS को सिलेक्ट कर रहे थे अभी, कैसे, P टैग को यूज़ करके, H1 टैग को यूज़ करके, है ना, टैग की नेम यूज़ करके। लेकिन अभी हम सिलेक्ट करेंगे ID की मदद से। अब देखो दिस ID सिलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट एन एलिमेंट, एंड इन CSS टू सिलेक्ट ID यूज हैशटैग एंड नेम ऑफ द ID। तो बेसिकली क्या है ना, क्या चाहते हैं इसे देख लेते हैं। तो HTML के अंदर रहेंगे और जिस भी टैग को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो इस यहाँ पे और एक टैग को राइट करते हैं, जैसे कि H3 और दिस इज़ H3 टैग।
और इसे हम आईडी की मदद से सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपली H3 के अंदर आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे क्या? आईडी। आईडी का एट्रीब्यूट है, HTML के अंदर होता है, तो इसे सिंपली राइट करेंगे आईडी और इसके अंदर कोई भी एक नाम दे देंगे, जैसे कि क्या देंगे, कुछ हेडिंग राइट कर देते हैं सिंपली। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आईडी टैग है, ठीक है, ये आईडी टैग आप हर एक एलिमेंट के अंदर एक ही यूज़ करोगे। और एक आईडी अगर आप एक मतलब ये जो आईडी का नेम है हेडिंग, आपने क्या किया? H3 के अंदर ऐड कर दिया, तो सेम आईडी आप दूसरे एलिमेंट के अंदर ऐड नहीं करोगे, है ना। आईडी होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमारे सबके पास होता है ना आधार कार्ड, हर एक के अलग अलग होता है नंबर, सबको तो सेम नहीं मिलता है ना। तो वैसे ही H3 को जो मिला P के अंदर, हम उसे ऐड नहीं कर सकते, P को दूसरा आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ क्या है, आईडी हमेशा कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, नेम से ही होगा। यहाँ पे हमने आईडी के अंदर क्या लिखा? हेडिंग। तो ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, लेकिन नंबर से शुरू नहीं होगा, 1 2 इससे शुरू नहीं होता है आईडी, ठीक है। तो इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, देखो। तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप अपना हैश टैग कीबोर्ड में प्रेस करो और यहाँ पे आईडी का जो नेम था, हमने क्या राइट किया था? हेडिंग। इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर अगर आप कलर ऐड करते हो और कलर किसी को भी ऐड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे H3 का कलर हो चुका है चेंज। और ये हमने कैसे किया? आईडी सिलेक्टर की मदद से किया, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा आईडी सिलेक्टर। और इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे क्लास सिलेक्टर। और यहाँ पे देखो आईडी सिलेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे देखो नोट के अंदर लिखा है कि कैसे आप सिलेक्ट करोगे। और आईडी कांट स्टार्ट विथ नंबर, यू कांट यूज सेम आईडी टू सिलेक्ट अनदर एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक आपका जो कैसे करते हैं ये भी हमने डाल के रखा इमेज, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है? तो क्लास सिलेक्टर जैसे हमने आईडी को आईडी से सिलेक्ट किया कुछ, वैसे ही सेम तरीके से क्लास से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास से कैसे करेंगे? क्लास से हम करते हैं, चलो इसे हटा देते हैं या फिर रहने दो, दूसरे एक क्रिएट करते हैं, जैसे कि H2 और दिस इज़ H2 टैग। और इसके अंदर जाते हैं, सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे क्लास, जैसे कि आईडी के केस में किया था। और यहाँ पे अगर आप राइट करोगे हेडिंग और इसे आप यहाँ पे क्या करोगे? सिंपली आईडी को एक्टिवेट कैसे करते हैं? अपना डॉट लगा के और नाम राइट करेंगे हेडिंग और कलर ऐड करेंगे, जैसे कि मान लो रेड। सेव करेंगे, देखो आईडी का कलर चेंज हो चुका है, मतलब क्लास की कलर। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमने जो आईडी का नाम दिया था वही क्लास के नाम दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने कहा था क्या आईडी के अंदर आप जो नाम दोगे वो दूसरे आईडी की हिसाब से यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब दूसरे आईडी एक ही नाम से नहीं दे पाओगे, लेकिन वो सेम नाम से आप कोई दूसरा क्लास दे पाओगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई क्लास में 2 बच्चा है एक ही नाम से, ऐसा तो हो सकता है ना, लेकिन दोनों बच्चे की रोल एक तो नहीं हो सकता है, किसी का 1 होगा, किसी का 2 या फिर किसी का 30, लेकिन नाम एक हो सकता है। वैसे ही क्लास एक हो सकता है, लेकिन आईडी हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आईडी हमेशा एक टैग के अंदर एक ही यूज़ करो तो ही बेहतर है, और ज़्यादातर केस में क्लास ही यूज़ करो, ठीक है। तो बस एक सजेशन था, बाकी आप जो भी प्रेफरेंसेस होगा आप उस हिसाब से यूज़ करना। तो ये हो चुका है हमारा क्लास सिलेक्टर। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे कि अगर आप कोई भी H1 को सिलेक्ट करते हो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है कि हमारा यहाँ पे जो भी HTML के अंदर जो भी टैग है, बेसिकली कंप्लीट टैग को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, है ना, इस कंप्लीट को। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है H3, इसे हमने सिलेक्ट करके कलर ऐड करना सीख लिया ऑलरेडी, है ना। तो ये हो चुका है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। और आईडी हो चुका है, क्लास हो चुका है, एलिमेंट हो चुका है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर मेनली आप इसके अंदर बहुत सारे कोड के लिए या फिर बहुत सारे एलिमेंट के लिए एक ही बार में कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर आएंगे, और यूनिवर्सल सिलेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपको HTML के अंदर नहीं जाना पड़ता, सिंपली CSS के अंदर जो एस्ट्रिक साइन होता है कीबोर्ड के अंदर, इसे प्रेस करो और यहाँ पे आप अपना कोड को राइट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे राइट करते हो कि आपका जो कलर है वो सबके लिए कर दो आप ब्लैक, ब्लैक नहीं, कोई और कलर करते हैं, जैसे कि इसे कर देते हैं,
सेव करो। देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी, क्यों? क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट के लिए पर्टिकुलरली कुछ कलर दिया है ना। तो इसे पहले क्या करेंगे, इसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं। और अब देखो यहाँ पे इन सभी एलिमेंट के अंदर एक चेंजेस हुआ कलर का, इसका नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर इनलाइन सीसेस था। और यहाँ पे हुआ, देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसके अंदर क्या किया, कलर की जो वैल्यू है इसे हमने कुछ ब्राउन शेड दे दिया। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक टैग के अंदर ये ब्राउन शेड कलर अप्लाई हो रहा है। और अगर आप इसे रिमूव कर देते हो सिंपली, तो देखो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है ना, तो ब्लैक कलर आ रहा है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मदद से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोड को दिखाना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ भी दिखाना है तो यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से हम उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए हमें सिंपली एस्ट्रिक साइन को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे है ना। तो एस्ट्रिक साइन को यूज़ करके हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर हो चुका है, एलिमेंट सिलेक्टर हो चुका है, आईडी क्लास हो चुका है। तो बाकी आप सिलेक्टर को यूज़ करना सीखो और इसे यूज़ करके आप अपना कलर देना सीखो, कमांड देना सीखो CSS के अंदर। और बाकी सिलेक्टर और भी बहुत कुछ है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। और अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो अभी हम क्या देखेंगे, CSS की कलर। अब CSS के अंदर कलर क्या होता है देखो। तो अभी हमने कलर यूज़ कर रहे थे हम, है ना, रेड ग्रीन ऐसे करके। लेकिन मान लो आपका कुछ रेड का एकदम लाइट शेड चाहिए, तो आप कैसे राइट करोगे? वैसे तो आप राइट नहीं कर पाओगे, इतना सारे शेड के नाम याद नहीं हो पाएगा और उसके क्या क्या नाम है हमें पता भी नहीं है ना। तो उस केस में हमें कलर के अंदर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ मिलता है, उसे हम यूज़ करेंगे। अब इसे देखो, इस मतलब नोट के अंदर देखो कि in CSS we have multiple type of colors value, but in this basic course we will focus on some important color value which will use most in our projects। तो जो कलर वैल्यू इंपॉर्टेंट है बेसिकली उससे हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है देखो, पहले हमारे पास क्या है, नॉर्मल कलर लाइक रेड ब्लू ब्लैक ऐसे। तो ये तो हमें पता है नॉर्मल कैसे कलर राइट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली कलर राइट करेंगे और इसके नाम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा कलर ऐड। लेकिन इसकी बात देखो, यहाँ पे दूसरा है RGB। RGB का मतलब क्या है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर आपका होता है ब्लू, ठीक है। तो B फॉर आपका ब्लू, R फॉर रेड एंड G फॉर ग्रीन, ये होता है हमारा RGB। तो RGB में होता क्या है, ये जो तीन कलर है रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों का एक मिक्सचर कलर तैयार होता है RGB के अंदर सिंपली, ठीक है। तो इन तीनों कलर को मिक्स करके हम कुछ नया कलर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के अंदर एक वैल्यू होता है, जैसे कि 0 से लेकर आपको 255 इस तक होता है अपना वैल्यू, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक होता है। अब यहाँ पे देखो, हियर 0 इज़ फुल ब्लैक एंड 255 इज़ फुल कलर। मतलब अगर आप 0 राइट करते हो तो इसके मतलब आपका कलर एकदम 0 है, मतलब फुल ब्लैक हो चुका है कलर। और अगर आप 255 राइट करते हो तो आपका कलर एकदम मतलब वाइट हो चुका है, ठीक है। तो 255 के मतलब होता है वो जो कलर है वो कंप्लीट फुल हो चुका है। मतलब अगर आप रेड के अंदर सिर्फ 225 राइट करोगे तो कलर रेड होगा, ग्रीन के अंदर भी राइट करोगे तो ग्रीन होगा, ब्लू के अंदर राइट करोगे 255 तो ब्लू हो चुका है ना। और तीनों जब अपना फुल कलर में आ जाएगा तब क्या होगा, अपना वैल्यू वाइट हो चुका है। और तीनों जब 0 हो जाएगा तब ब्लैक हो चुका है। तो इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ब्लैक कलर कैसे राइट करेंगे, जैसे RGB 000 राइट करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो सिंपली से देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो कलर राइट किया था है ना, इसके अंदर हम RGB कलर को ऐड करेंगे। जैसे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर राइट करेंगे सिंपली RGB, सॉरी अपना कलर राइट करना होता है, पहले कलर राइट करेंगे और इसके अंदर राइट करेंगे RGB, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेड ग्रीन ब्लू, रेड के अंदर राइट करते सिंपली 0 और अपना ब्लू जो है उसके अंदर भी राइट करेंगे सिंपली अपना 0 और अपना ब्लू के अंदर भी राइट करेंगे 0। सेव करेंगे, देखो अपना जो कलर है क्या हो चुका है, ये हो चुका है ब्लैक, है ना। यहाँ पे देखो 000 ऐड करोगे तो ब्लैक हो चुका है। मतलब हमारा जो कलर की वैल्यू है वो 0 से लेके 255 तक है। तो 0 जब ऐड करोगे तीनों में ही तो कलर हो जाएगा ब्लैक, और तीनों में ही जब 255 ऐड करोगे तो ये हो चुका है वाइट कलर, ठीक है। अब अगर आपको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए तो क्या करोगे, सिंपली देखो यहाँ पे जो RGB था पहले वाला हमारा क्या होता है, रेड होता है।
तो रेड को अगर आप फुल कलर दे दोगे, जैसे कि 255 हमने रेड को फुल कलर दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट रेड हो चुका है। क्योंकि क्या है, बाकी दो जो कलर है ग्रीन और ब्लू ये तो ज़ीरो है और रेड का कलर फुल है, तो क्या होगा, कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड होगा। और अगर आप अभी रेड को 0 कर देते हो और बाकी को मान लो ग्रीन को हम 255 कर देते हैं, तो देखो हमारा कलर हो चुका है ग्रीन, है ना। तो आप जो भी कलर को 0 रख के बाकी कलर को फुल कर दोगे तो उस हिसाब से कलर शेड आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें ग्रीन की ज़्यादा शेड चाहिए, रेड के कम चाहिए, तो कैसे करोगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा रख दिया और रेड के अंदर मान लो वैल्यू करते 20। तो यहाँ पे देखो ग्रीन का शेड यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि मान लेते हैं हम 100 कर देते हैं, तो देखो एक ग्रीन का ही शेड है, यहाँ पे 220 करते हैं। चलो, तो देखो शेड कैसे चेंज हो चुका है। अभी ये योलिश ग्रीन टाइप का कुछ है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो ग्रीन है इसकी शेड का जो वैल्यू है ज़्यादा है और रेड का कम है। तो रेड जितना कम हो जाएगा अपना ग्रीन का शेड उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि 22 कर देते तो देखो कंप्लीट ग्रीन हो चुका है, 0 कर देंगे तो कम्प्लीटली ग्रीन हो जाएगा। तो जिस भी शेड होगा उस शेड का वैल्यू जितना बढ़ेगा उसके कलर भी उतना बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप इसे 220 और इसे सिर्फ 25 कर देते हो तो क्या होता है, देखो अपना कलर रेड की वैल्यू ज़्यादा हो चुका है तो कलर भी रेड के अंदर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो वैसे हमारा बेसिकली RGB काम करता है। इसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर होता है और तीनों को मिक्स करके कुछ नया कलर होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका होता है हेक्स कोड। यहाँ पे देखो हेक्स, ठीक है, ये जो है हेक्स कोड। अब हेक्स क्या है, हेक्स अपना RGB की तरह ही है, सिमिलर है। पर RGB के अंदर जैसे हम राइट करते हैं RGB करके रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके वैल्यू देते हैं, पर हेक्स के अंदर क्या करते हैं, हेक्स के अंदर सिंपली हम हैशटैग राइट करते हैं, ठीक है। हैशटैग राइट करके उसके अंदर हम अपना रेड ग्रीन और ब्लू का वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना RGB यहाँ पे देखो दोनों R है, दो बार R है, 2 बार G है एंड 2 बार B है। मतलब 2 बार रेड की कलर राइट करेंगे, 2 बार ग्रीन की कलर और 2 बार ब्लू की कलर राइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यू कैन नोटिस वी हैव 2 रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू बट इन हेक्स कोड कलर वेरी फ्रॉम 00 टू FF। यहाँ पे देखो 00 और 255 ये था हमारा RGB के अंदर, लेकिन हेक्स कोड के अंदर क्या है, 0 से लेके अपना FF तक होता है कलर बेसिकली। FF मतलब अपना वो कंप्लीट वाइट वाला जो कंप्लीट कलर होगा और 00 मतलब अपना ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर ब्लैक 00 सबके लिए और ब्लू के लिए क्या है 00, उसके बाद लास्ट के लिए FF, मतलब हमने ब्लू के लिए कंप्लीट कलर दे दिया। और यहाँ पे देखो इसके एक शॉर्ट हैंड भी है, जैसे कि हमने पहले वाला देखो यहाँ पे हर एक कलर के लिए 2 कोड है, ग्रीन के लिए 2, रेड के लिए 2 और ब्लू के लिए 2। और शॉर्ट हैंड के अंदर देखो हर एक के लिए 1 है, जैसे 00F। शॉर्ट हैंड क्या होता है भैया, शॉर्ट हैंड बेसिकली हमारा जो कोड होता है उसकी एक शॉर्टर वर्जन होता है। यहाँ पे 6 0 लिखने से अच्छा है हम 3 में ही काम चला दे अगर होता है तो उस केस में हमारा शॉर्ट हैंड काम आता है, ताकि हम अपना कोड को छोटा करके लिख सके, टाइम भी बचा सके और याद भी रख सके। तो अभी हम इसे देख लेंगे पहले। अब ये जो कलर है RGB पे है इसे हटा देंगे सिंपली और यहाँ पे कलर राइट करेंगे हेक्स कोड के अंदर। हेक्स कोड के लिए पहले हमें देना पड़ता है एक हैशटैग और इसके बाद अगर आप 00FF00 कर देते हो तो क्या कलर आएगा, आप सिंपली सोच के बताओ। पहला वाला था रेड तो रेड हो गया 0, दूसरे वाला था ग्रीन हो गया फुल कलर और तीसरे वाला है ब्लू हो गया 0। तो कौन सा कलर आएगा, सिंपली ग्रीन आएगा, ये आप देख भी सकते हो। सेव करो और यहाँ पे देखो कलर हो चुका है हमारा ग्रीन। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे FF करते हो और यहाँ पे 00 करते हो तो कलर देखो आपका ब्लू हो चुका है ना। और अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, रेड की वैल्यू अगर आप FF करते हो तो देखो कलर कुछ रेड और ब्लू को मिक्स करके ऐसे आ चुका है। और इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले राइट करेंगे रेड की वैल्यू F और ग्रीन की वैल्यू 0 और ब्लू की वैल्यू F, तो सेम कलर ही रहेगा देखो। तो ऐसे 3 डिजिट में भी आप राइट कर सकते हो रेड और ग्रीन और ब्लू की वैल्यू बेसिकली। तो ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी और एक होता है लॉन्ग हैंड जो कि 6 डिजिट के अंदर आता है। और इसके बाद हमारे पास RGB कलर आ जाता है, नॉर्मल कलर आ जाता है और ये है हेक्स कोड, ठीक है। और भी बहुत सारे कलर की टाइप्स है जो कि हम अभी नहीं दिखेंगे, अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतने से आप काम चला सकते हो और भी अच्छे तरीके से। और ज़्यादातर केस में हम यही यूज़ करेंगे। और RGB के साथ और एक है RGBA जो कि हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। इसके बाद हम अपना दूसरे टॉपिक के अंदर चलेंगे। तो देखो अभी हम देखेंगे CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी।
अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो जस्ट लाइक कलर की जैसे ही वी हैव बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मिल जाता है कलर की जैसे। अब सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज टू ऐड सम बैकग्राउंड इफेक्ट इन एचटीएमएल एलिमेंट एंड बैकग्राउंड वी हैव सम प्रॉपर्टी टू यूज, लेट्स सी। तो एचटीएमएल के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके अंदर हमें उसकी बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट करना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाता है सीएसएस के अंदर जो कि होता है बैकग्राउंड। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज है, उसे देख लेंगे। तो पहले देखो बैकग्राउंड कलर होता है। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है बेसिकली, बैकग्राउंड कलर मतलब हमें ये जो टेक्स्ट यहाँ पे जो विंडो आप देख रहे हो इसके बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। तो इसकी बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि कोई भी कलर करना है, येलो, ग्रीन, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर को, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने H1 टैग को सिलेक्ट किया और इसकी बैकग्राउंड कलर राइट किया, और हेक्स कोड के अंदर हमने क्या किया, इसकी बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, FF00 एंड 00। तो पहले रेड होता है, उसके लिए ये कलर हो चुका है रेड, ठीक है। तो ऐसे हम अपना बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। तो इसे भी करके देख लेते हैं, चलो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली H1 को हमने सिलेक्ट किया, अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। तो पहले तो H1 को देख लेते हैं, ये ब्लैक हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप बैकग्राउंड कलर ऐड करते हो और कोई भी दे देते हो तो क्या होता है, देखो इसका जो बैकग्राउंड है ये कलर हो चुका है। H1 की टेक्स्ट कलर नहीं हुआ, बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब टेक्स्ट को कलर करना है तो कैसे करोगे, सिंपली हमने अभी कलर प्रॉपर्टी पढ़ा था नॉर्मल कलर, तो नॉर्मल कलर ऐड करोगे और कोई भी वैल्यू दे दोगे, जैसे कि वाइट दे देते हैं, चलो। तो देखो टेक्स्ट की कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड का कलर ये हो चुका है। अब कलर और बैकग्राउंड में डिफरेंस है ना। कलर ऐड करोगे तो जो टेक्स्ट होगा या फिर जो फॉन्ट होगा आपका उसकी कलर चेंज होगा, और बैकग्राउंड राइट करोगे तो वो जो आपका एलिमेंट है उसकी जो बैकग्राउंड है उसकी कलर चेंज होगा सिंपली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है ऊपर नीचे साइड, तो ये पैडिंग और मार्जिन की वजह से ये अभी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट थोड़ा बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ऐड कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज क्या है, बैकग्राउंड इमेज की मतलब है हम यहाँ पे अगर कलर के बदले कोई इमेज को प्रेजेंट करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो कैसे करेंगे सिंपली। तो उसके लिए पहले तो हम अपना फाइल के अंदर एक इमेज को ऐड कर लेते हैं, चलो। तो ऐड हो चुका है हमारा जो इमेज, और अभी हम इसे ऐड करेंगे अपना फाइल के अंदर। कैसे करते हैं देख लो। तो H1 के अंदर ऐड नहीं करेंगे हम अपना जो बॉडी टैग है। बॉडी टैग कहाँ पे है, बॉडी टैग HTML के अंदर, ये जो हमारा बॉडी टैग है। और बॉडी की मतलब हमारा जो है कंप्लीट ब्राउज़र हम देख सकते हैं, इसे बेसिकली बॉडी टैग की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट वाइट स्क्रीन आप देख सकते हो, कंप्लीट ब्राउज़र की विंडो, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम वगैरह जब पढ़ेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये जो कंप्लीट ब्राउज़र की विंडो है, ये जो वाइट वाला पोर्शन, ये है हमारा HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी बेसिकली। और इस बॉडी को हम अगर बॉडी के अंदर कलर देना चाहते हैं या फिर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपली बॉडी को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है तो कैसे करोगे, सिंपली बैकग्राउंड राइट करो, बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर ऐड करेंगे URL, ठीक है। URL के अंदर हम कोई भी लिंक ऐड करेंगे। और ये पे हमारे पास जो इमेज था एक ico.jpg, सेव करेंगे और देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा जो बैकग्राउंड इमेज था। और बैकग्राउंड कलर भी आप ऐड कर सकते हो इमेज के अलावा। तो ऐसे हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो बैकग्राउंड रिपीट है। अब रिपीट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड जो इमेज है वो बेसिकली 2 डायरेक्शन में रिपीट करता है। एक तो हो गया आपका एक्स जो होता है हॉरिजेंटल रिपीट, और एक होता है आपका वाई जो होता है वर्टिकल रिपीट के लिए, ठीक है। और एक वैल्यू होता है जो है नो रिपीट, देखो यहाँ पे नो रिपीट, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, चलो। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड इमेज है कुछ, उसके बाद हमने बैकग्राउंड रिपीट राइट किया। तो ये जो हमारी इमेज है इसे आपको अगर रिपीट करना है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिपीट को। तो बैकग्राउंड रिपीट का काम सिंपली वही है, इमेज को रिपीट करना है एक डायरेक्शन में, या फिर वाई या फिर नो रिपीट। ज़्यादातर केस में हम नो रिपीट यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो अपना होता है बैकग्राउंड की जो साइज़ है, कहाँ चला गया सब कुछ, देखो बैकग्राउंड का साइज़। तो बैकग्राउंड की 3 प्रकार की साइज़ के अंदर 3 वैल्यू है बेसिकली। एक होता है आपका कंटेन, जिसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो फुली विजिबल होगा, वहाँ पे इमेज स्ट्रेच वगैरह होगा, ठीक है। तो इसे उतना यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद है एक ऑटो, जैसे कि आपका इमेज अपने यहाँ पे इमेज को ऐड किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे दिखा रहा है अभी, तो ये होता है आपका ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटिक जैसे होगा। उसके बाद एक कवर। तो कवर के अंदर क्या होता है, हमारा जो हाइट और विड्थ है, हमने कुछ स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दिया, उसके हिसाब से हमारा इमेज वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो होता है हमारा बैकग्राउंड साइज कवर।
उसके बाद होता है बैकग्राउंड की पोजीशन। आप बैकग्राउंड की पोजीशन मतलब आप बैकग्राउंड इमेज को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, कहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड को मेनली स्टार्ट करना चाहते हो, तो होता है आपका बैकग्राउंड की पोजीशन। ठीक है। और इसके बाद देखो बैकग्राउंड के अटैचमेंट, मतलब आप अपना बैकग्राउंड को कैसे रखना चाहते हो, फिक्स्ड या फिर स्क्रोल। स्क्रोल मतलब आप देखा होगे कि कोई भी वेबसाइट को अगर आप स्क्रोल करते हो तो क्या होता है, आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है, पीछे वाला इमेज है, वो भी स्क्रोल होता है किसी किसी वेबसाइट में। तो उस केस में क्या होता है, बैकग्राउंड जो अटैचमेंट होता है वो स्क्रोल में डाला होता है। और अगर वो बैकग्राउंड फिक्स्ड है, मतलब आप स्क्रोल कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में वो बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड है फिक्स्ड। ठीक है। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड के अटैचमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अभी है बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे, और रिपीट नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज है सिंपली कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन है अपना सेंटर, और बैकग्राउंड अटैचमेंट अपना फिक्स्ड। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड का कुछ वैल्यू, और ये था अपना लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी। लेकिन इसका भी शॉर्ट हैंड है, जो कि ये बॉडी के अंदर हमने सिंपली बैकग्राउंड ऐड किया, नॉट बैकग्राउंड इमेज रिपीट, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपली बैकग्राउंड ऐड किया। उसके बाद देखो पहले क्या ऐड किया, कलर ऐड किया। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो इसे हटा दो यहाँ से। इसके बाद हमने इमेज ऐड किया। अगर आपको इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चाहिए, तो कलर दो, इमेज को ना दो। इमेज को नहीं दोगे तो रिपीट भी नहीं दोगे, है ना। और इसके बाद अगर आपको इमेज वगैरह कुछ नहीं दोगे तो अटैचमेंट पोजीशन ये सब भी नहीं दोगे। तो इस हिसाब से आपको इसे करना है। अगर आप कलर को हटा दो, उसके बाद इमेज लगाओ, इमेज को नो रिपीट कर दो, अटैचमेंट कुछ भी दे दो जैसे कि फिक्स्ड या फिर स्क्रोल, और इसके बाद पोजीशन दे दो, सेंटर में चाहते हो या फिर कहाँ चाहते हो, उसके हिसाब से ये काम होगा। ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसे। तो इसे देख लेने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को ऐड करेंगे और पैडिंग कर देंगे अपना 0, और अपना जो मार्जिन है इसे भी कर देंगे 0, और अपना जो बॉक्स साइजिंग है उसे कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। अब ये क्या होता है, इसे अभी नहीं देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लो। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे बहुत सारी पार्ट यहाँ पे नीचे का जो कट हो चुका है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना। तो इसे प्रॉपरली सेट कैसे करेंगे, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो बैकग्राउंड है इसे तो पहले एक हाइट देना पड़ता है। तो हाइट करते हैं हम अपना 100 व्यू हाइट। आप अपना बैकग्राउंड की पोजीशन करते हैं, साइज ही कर लेते हैं, कवर करेंगे साइज, और बैकग्राउंड का जो पोजीशन है इसे करेंगे अपना सेंटर में। सेव करते हैं। तो देखो ये जो हमारा इमेज है अब सेट हो चुका है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड की पोजीशन था वो सेंटर में आ चुका है, और अपना जो बैकग्राउंड की साइज़ है देखो ये कवर हो चुका है ना। तो हमने अभी अपना जो इमेज था इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में देख लिया, जो बैकग्राउंड आपका हाइट, वेट, साइज़ वगैरह है। तो इसके बारे में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे इसके बारे में और भी डिटेल्स में देख सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली ऐसे कोड को देख के समझ नहीं पाओगे। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, वेबसाइट नहीं बनाओगे, कोई डिज़ाइन नहीं बनाओगे, तब तक आप एक कोड को समझ नहीं पाओगे बस देख के। आपको प्रैक्टिस करना होगा। CSS आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनते जाओगे। CSS को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे CSS के अंदर, उतनी ज़्यादा कुछ आप सीख पाओगे। क्योंकि एक सिंगल वीडियो के अंदर, चाहे वो जितने घंटे की हो, उसके अंदर आपको सब कुछ सिखाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो भूल जाते हैं, या फिर ऐसे बहुत कुछ है जो कि आप बस देख के समझ नहीं पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, उसके ऊपर तब आप एक कमांड हासिल कर सकते हो, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे CSS के अंदर बेसिकली। तो CSS बस आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना डिज़ाइन बनाओगे, नया डिज़ाइन बनाओगे, नया प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके नया डिज़ाइन बनाओगे खुद से, आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे। तो चलो अभी हमारा बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, अपना दूसरा प्रॉपर्टी को देख लेंगे, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सिंपली से सिंगल पेज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हाइट एंड विड्थ। लेकिन हाइट और विड्थ देखने से पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ओपेसिटी है जो कि छूट गया था। तो ओपेसिटी बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हम अपना कोई भी एलिमेंट की, मान लो कलर हम कितना % दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं, ये ओपेसिटी की मदद से हम फिक्स कर सकते हैं।
जैसे कि एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो H1 है इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ एक्वा ये वाला कलर है। अब इसकी कितना % हम दिखाना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पर ओपेसिटी राइट करो और अगर आप 0 राइट करो तो एक चीज़ देखो, ये ऐसे वो गायब हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे 1 राइट करते हो तो देखो आ चुका है। लेकिन ओपेसिटी के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो वैल्यू होता है ये 0 से लेकर 1 तक का होता है। 0 मतलब आपका ओपेसिटी बिल्कुल 0 हो गया और वो जो एलिमेंट है वो गायब हो चुका है। 1 मतलब ओपेसिटी फुल है और एलिमेंट मौजूद है। लेकिन हमें बीच का कुछ दिखाना है तो कैसे करेंगे? अगर आप 0.5 राइट करते हो तो कुछ देखो, हल्का सा आपका जो बैकग्राउंड तो हल्का हो गया कलर, है ना। आप जितना कम वैल्यू राइट करोगे उतना हल्का होता जाएगा। देखो एकदम हल्का हो चुका है। और अगर आप जितना वैल्यू ज़्यादा दोगे तो उतना डीप होता जाएगा। लेकिन वैल्यू 0 से लेकर 1 इसके बीच में वैरी करता है। 0.1 से लेकर 0.9 तक दो, उसके बाद 1 देना। तो ऐसे आप ओपेसिटी को चेंज घटा बढ़ा के अपना बैकग्राउंड को अच्छे से दिखा सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया ओपेसिटी के काम। छोटा सा काम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्रैक्टिस करना ज़रूर। और अब हम अपना हाइट एंड विड्थ के बारे में देख लेंगे। तो पहले काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे है हमारा हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ क्या होता है बेसिकली? मान लो हमारे पास एक डिव है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिव है मतलब एक बॉक्स है। तो इसका एक हाइट होगा और एक विड्थ होगा, है ना। विदाउट हाइट एंड विदाउट विड्थ कुछ भी हम मतलब कर नहीं सकते बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो हमारा ब्राउज़र है इसके पास देखो ये हमारा H1 टैग है। और ये जो इसकी ये जो अपना एक्वा कलर है इसका ये जो लंबाई है बेसिकली इसे हम कहते हैं अपना विड्थ, ठीक है। और इसका जो ये हाइट है, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं हम हाइट। तो इसका भी एक हाइट है और एक विड्थ है। विदाउट हाइट एंड विड्थ आप सेट कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे वही है कि इफ़ यू लुक properly then you can notice everything have some particular height and width, whether is an H1 tag or your computer monitor। basically हर एक चीज़ का पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ होता है, चाहे वो एक H1 टैग हो या फिर आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, है ना। उसका भी एक हाइट एंड विड्थ है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ का हाइट एंड विड्थ होता है बेसिकली। तो इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हाइट देख लेते हैं क्या होता है, एक विड्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आपका जो हाइट है इज़ लाइक कॉलम और वर्टिकल लाइन। ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला जो आपका वाई एक्सिस, ये बेसिकली आपका होता है हाइट। और ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस होता है या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है आपका विड्थ, ठीक है। तो इसे हम कैसे ऐड करते हैं देख लो। तो हमने HTML के अंदर पढ़ा था कुछ एलिमेंट जैसे कि डिव, है ना। तो डिव क्या होता है? बेसिकली एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। आपने शायद पढ़ा होगा HTML के अंदर ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल के मतलब क्या होता है? ये जो हमारे पास अपना क्या है, अपना H1 है, तो इसका एक पर्टिकुलर विड्थ है और एक हाइट है। लेकिन एक चीज़ देखना, हमने जब H1 टैग को राइट किया उसके बाद P टैग को राइट किया और ये एक साथ नहीं आया, एक ही लाइन पे नहीं आया, इसके बाद ये नहीं आया, इसकी नेक्स्ट लाइन पे ही आया है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो H1 टैग है इसने अपना फुल विड्थ को ले लिया, इसीलिए इसके बाद ये वाला टैग आया। अगर ये अपना इतना ही विड्थ लेता तो इसके साथ ही ये आ जाता, है ना। ये अपना फुल विड्थ ले चुका है, इसीलिए इसके नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। और ये होता है जो एलिमेंट अपना फुल विड्थ कवर कर लेता है वो होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब H1 को इतना ज़्यादा स्पेस ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी इसने कवर कर लिया। तो इस तरह की का जो एलिमेंट होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और जो एलिमेंट अपना जितनी सी जगह ज़रूरत है उतने में ही काम चला लेता है उसे हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट होता है जैसे कि स्पैन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे टैग हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट है। इसके बारे में आप HTML के अंदर पढ़ सकते हो। तो फिलहाल अभी देख लेंगे हमारा हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे अगर आप एक डिव को ऐड करते हो, सिंपली डिव राइट करेंगे और इसे एक क्लास दे देते, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है। अब देखो हम डिव कैसे राइट करेंगे, मतलब आईडी और क्लास कैसे राइट करते हैं।
कोई भी div राइट किया और इसके अंदर जाके सिंपली ऐसे क्लास और ID राइट करते हैं सिंपली, और कोई भी नाम दे देंगे। लेकिन VS कोड के अंदर हमारा एमिट एब्रिविएशन है, तो उसकी मदद से एक शॉर्टकट आ जाता है कि अगर आप क्लास राइट करते हो तो क्लास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट लगा के और ID को हैशटैग लगा के। तो अगर आपको कोई भी क्लास देना है div के अंदर तो सिंपली डॉट राइट करो और उस क्लास की नेम राइट कर दो, जो भी नाम आप देना चाहते हो, जैसे कि हम बॉक्स देना चाहते हैं, और एंटर प्रेस करो। तो देखो आपका div ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है ना। div के साथ क्लास आ गया क्योंकि हमने डॉट दिया था। अगर हमने हैशटैग दिया होता तो ये ID क्रिएट हो चुका होता। ठीक है, तो ये हमने एक div क्रिएट कर लिया। अब CSS के अंदर आते हैं और इस div को हम सिलेक्ट करेंगे सिंपली, तो डॉट और बॉक्स राइट करेंगे। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हाइट एंड वेट देंगे। जैसे कि मान लो हाइट देते हैं 200 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक यूनिट होता है। जैसे कि हम अगर हमारा डेली लाइफ में कुछ भी मेज़र करते हैं तो कैसे करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस इसमें। और ब्राउज़र के अंदर, अपना कंप्यूटर के अंदर पिक्सल में काउंट किया जाता है। जैसे कि अपना स्क्रीन में हर एक जो छोटा छोटा डॉट होता है, जिस छोटे छोटे डॉट से अपना कंप्यूटर बनता है, स्क्रीन क्रिएट होता है, वो बेसिकली एक पिक्सल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पिक्सल से बना होता है हमारे ये स्क्रीन, तो इस यूनिट को पिक्सल कहा जाता है। हालांकि पिक्सल के उतने यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो हाइट हो गया 200 पिक्सल। अब देंगे हम वेट मान लो हम देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों? हमने हाइट और वेट तो दे दिया, लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे अगर आप बॉर्डर राइट करते हो, मान लो 2 पिक्सल दे देते हैं और बॉर्डर की सॉलिड दे देते हैं ब्लैक, तो कैसे दिखता है? देखो ये हमारा एक बॉक्स आ चुका है। 2 पिक्सल इसका विड्थ है, ब्लैक कलर है और सॉलिड स्टाइल है। अगर आप सॉलिड की जगह यहाँ पे डॉटेड राइट करते हो तो डॉटेड हो जाता है। जैसे कि अगर आप डॉटेड, तो देखो यहाँ पे डॉटेड टाइप का आ चुका है ना। फिलहाल हम इसे सॉलिड कर देते हैं। और इसके बाद अगर आप इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे दो, जैसे कि इसे दे देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एक div हो चुका है। इसका एक हाइट है और एक वेट है पर्टिकुलर, है ना। इसका ये वाला जो सेक्शन है ये इसका वेट है और ये वाला है इसका हाइट, है ना। और इसके अंदर एक बॉर्डर है और एक बैकग्राउंड कलर भी है। ऐसे आप कोई भी div को अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसे अगर आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो हम अगर यहाँ पे आते हैं और सिंपली राइट करते हैं बॉर्डर रेडियस, और मान लो हम राइट करेंगे 12 पिक्सल। तो देखो इसका जो साइड है ये देखो ऐसे 12 पिक्सल से मतलब ऐसे राउंडेड हो चुका है। देखो ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे आप जितना पिक्सल दोगे उतने पे ये काम करेगा। और अगर आपको इसे सर्कल में परिवर्तन करना है कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए एक चीज़ है कि जो विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, उसे एक ही रखना। मतलब विड्थ यहाँ पे 300 है या फिर हाइट 200 है, तो विड्थ भी 200 कर दो या फिर हाइट को 300 कर दो। कुछ भी करो बट दोनों को सिमिलर रखो, है ना। और इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सिंपली ये जो बॉर्डर रेडियस है इसे हम कर देंगे मान लो 50%। अब देखो क्या होता है, ये हमारा एक सर्कल हो चुका है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से एक सर्कल बना सकते हो कि अपने हाइट और वेट को सेम रखो और उसके बाद बॉर्डर रेडियस को 50% कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइट एंड वेट। उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद यहाँ पे है पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग एंड मार्जिन क्या होता है भैया? तो देखो यहाँ पे इसे सिंपली पहले जैसे कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं, और इसके अंदर हम एक चीज़ राइट करेंगे कि क्या राइट करेंगे? देखो बॉक्स के अंदर एक H2 टैग राइट करते हैं या फिर एक H4 को राइट करते हैं। दिस इज H4 टैग। हमने राइट किया कुछ। अब देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आ चुका है दिस इज H4 टैग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बॉक्स की एकदम साथ ही चिपका हुआ है। बॉक्स से इसे अगर आपको थोड़ा सा नीचे नमाना है या फिर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है आपको ताकि ये सुंदर दिखे, तो कैसे करोगे? उस केस में हमारे पास आता है पैडिंग। अब पैडिंग कैसे देंगे? तो ये हमारा बॉक्स है, हमें पैडिंग कहाँ देना है? बॉक्स के अंदर देना है। जो चीज़ हमें बॉक्स के अंदर करना है वो होता है पैडिंग। ठीक है, ये जो H1 है हमें इसे पैडिंग देना है ना, मतलब इसके अंदर स्पेस क्रिएट करना है। तो स्पेस कहाँ क्रिएट करेंगे? बॉक्स के अंदर क्रिएट करेंगे स्पेस। तो उस केस में हम क्या करेंगे? पैडिंग को यूज़ करेंगे। अगर हमें बॉक्स के अंदर स्पेस देना होता है तो पैडिंग यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है,
थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है पहले पहले, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमने दिया पैडिंग 10 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे कितना गैप आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 पिक्सल का एक गैप आ चुका है ना। तो ये होता है हमारा पैडिंग की मदद से। तो यहाँ पे इस साइड नीचे और इस साइड चारों साइड या आपका पैडिंग आ चुका है सिंपली, मतलब एक गैप आ चुका है। हमने अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट करना चाहते थे तो इसलिए पैडिंग को यूज़ किया, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर की तरफ पे स्पेस क्रिएट हो जाए ताकि ये वाला जो टैग है H2 और इस बॉक्स के अंदर एक मार्जिन आ जाए। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी को। तो अगर आप मार्जिन राइट करते हो और इसके अंदर भी 10 पिक्सल राइट करते हो तो देखो यहाँ पे देखो गैप आ चुका है ये चारों साइड। तो बॉक्स की बाहर आपको स्पेस क्रिएट करना है तो क्या करोगे, सिंपली मार्जिन को यूज़ करोगे। और बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करना है तो आप सिंपली पैडिंग को यूज़ करोगे। समझ गए ना आप? बॉक्स के अंदर क्रिएट करना है स्पेस तो पैडिंग को यूज़ करोगे, बॉक्स के बाहर क्रिएट करना है तो मार्जिन प्रॉपर्टी को आप सिंपली यूज़ करोगे, है ना। तो ये आप 2 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद समझ आएगा। हालांकि हम मॉडर्न सीएसएस के अंदर ये सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये सब बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा हाइट, वेट, मार्जिन एंड पैडिंग। इसके बाद देखो क्या आता है। तो देखो हमारा सीएसएस का बॉर्डर है अब, है ना। अब बॉर्डर क्या होता है देख लो। यहाँ पे हमने फिर भी देख लिया था कि बॉर्डर के बारे में थोड़ा बहुत, फिर भी यहाँ पे देख लेते चलो। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर है। बॉर्डर क्या है? बाय यूजिंग CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी वी कैन क्रिएट अ बॉर्डर लाइन आउटसाइड द HTML एलिमेंट लाइक CSS बैकग्राउंड। वी हैव सम प्रॉपर्टीज इन CSS बॉर्डर, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक बॉक्स था, ये जो एक्वा कलर है ये हमारा एक बॉक्स है, और इस बॉक्स की आउटसाइड देखो हमने एक बॉर्डर लाइन क्रिएट किया है। इसे बेसिकली हम बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से ऐसे क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इस बॉर्डर का जो विड्थ है, ठीक है, ये 2 पिक्सल है, ये 2 पिक्सल का विड्थ है, और इसका जो कलर है ये है ब्लैक कलर, और इसका जो स्टाइल है ये है सॉलिड। हमने पहले भी देखा था सॉलिड स्टाइल या डॉटेड स्टाइल, और भी बहुत सारे स्टाइल होता है। तो देखो इसे राइट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो हमने राइट किया था बॉर्डर विथ 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल राइट किया हमने सॉलिड, बॉर्डर की कलर राइट किया ब्लैक। ये होता है हमारा लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी। और इसे शॉर्ट में कैसे राइट करेंगे, सिंपली बॉर्डर राइट करेंगे, उसके बाद 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसे राइट कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने राइट किया था, फिर भी इसे चेंज करके देख सकते हैं और भी कलर देके। तो ऐसे से हटा देते हैं, और यहाँ पे अगर आप राइट करते हो बॉर्डर और मान लो हम देते हैं 10 पिक्सल, इसे हम करते हैं सॉलिड और कोई भी कलर दे देंगे, जैसे कि मान लो क्रिम्सन कलर दे देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा वेट कितना आ चुका है, 10 पिक्सल का वेट आ चुका है यहाँ पे, और कलर क्या है क्रिम्सन, और ये है सॉलिड। और अगर यहाँ पे सॉलिड की जगह डॉटेड देते हो तो देखो यहाँ पे डॉटेड आपका स्टाइल आ चुका है। तो ऐसे आप बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे है बॉर्डर का रेडियस। अब रेडियस कैसे क्रिएट करते हो, रेडियस क्या है, रेडियस मीन्स हाउ मच राउंडेड कॉर्नर यू वांट। बेसिकली ये जो कॉर्नर होता है ये हमारा कैसा होता है, एक स्क्वायर बॉक्स, इसे आप कितना ज़्यादा राउंडेड करना चाहते हो बॉर्डर के ऊपर आप दे सकते हो। बेसिकली ये हमारा कॉर्नर राउंडेड है, मतलब कॉर्नर बॉक्सेस है। तो इसे अगर आप बॉर्डर रेडियस दे देते हो तो मान लो 15 पिक्सल, तो सेव करो। ये देखो हमारा राउंडेड कॉर्नर आ चुका है। अब जितना ज़्यादा पिक्सल दोगे इतना ही ज़्यादा राउंडेड हो जाएगा ये सिंपली, ठीक है। और इसे सर्कल बनाने के लिए हम सिंपली 50% अपना बॉर्डर रेडियस करेंगे और बॉक्स की वेट एंड हाइट को सेम रखेंगे, तो इससे हम सर्कल बना सकते हैं सिंपली, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना? अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको आई होप समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है डोंट वरी, इसे 2 बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीएसएस के अंदर, बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है बेसिकली, देखो कि ये जो हमारा यहाँ पे देखो लिखा है कंटेंट साइज, मतलब हमारे पास एक कंटेंट है, मतलब एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, और इसके अंदर हमने कुछ राइट किया, जैसे कि कुछ H1 टैग या फिर कुछ भी हमने राइट किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हमने राइट कर लिया, इसकी अंदर जो हम बॉक्स के अंदर जब स्पेस क्रिएट करते तो क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग को यूज़ करते हैं, है ना। जब हमें बॉक्स के अंदर कोई स्पेस क्रिएट करना होगा तो पैडिंग यूज़ करेंगे। अब पैडिंग यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है बॉर्डर, है ना। बॉक्स के बाहर बॉर्डर यूज़ करते हैं, ये जो ब्लैक कलर है बॉक्स के बाहर, ये हमारा होता है बॉर्डर।
अब बॉर्डर के बाहर जब हमें स्पेस क्रिएट करना है तब हम यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी को। जैसे कि इस बॉक्स को फोकस करो, इस बॉक्स के अंदर क्या है, हमारा कंटेंट है। अब इसके अंदर हमें गैप देना है तो क्या करेंगे, पैडिंग को यूज़ करेंगे हम, सिंपली पैडिंग को। अब इस बॉक्स के बाहर क्या है, हमारा एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। अब इस बॉर्डर के बाहर अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है और नीचे एक लाइन है, इस दोनों की दोनों जगह पे देखो थोड़ा सा गैप है। इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसे क्रिएट करेंगे। तो जब हमें बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करना है तो अब हम यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी को, और जब हमें बॉक्स के अंदर या फिर बॉर्डर के अंदर हमें स्पेस क्रिएट करना है तब हम यूज़ करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली यही है, आप मार्जिन पैडिंग कहाँ यूज़ करते हो बेसिकली वही है। तो अगर आप ब्राउज़र के अंदर आओ और सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इसके अंदर क्लिक करो तो यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल आपका सामने ओपन हो जाएगा, देखो। और इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका साइन है कि अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस साइड, और यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस साइड ओपन हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे देखो, यहाँ से आप बेसिकली हर एक चीज़ के ऊपर जा सकते हो। बॉडी के अंदर ये बेसिकली हमारा बॉडी यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर देख सकते हो। हमारा बॉडी जो अपना ब्राउज़र है वह बॉडी टैग मतलब क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है आपका बॉडी जो आपका ब्राउज़र की जो मेन डॉक्यूमेंट्स है यानी। और इसके अंदर आओ, ये देखो हमारा H1 टैग, इसके ऊपर होवर करोगे तो दिखाई देगा। इसके बाद ये हमारा P टैग यहाँ पे दिखा रहा है, H3 टैग सब कुछ यहाँ पे दिख सकते हो। उसके बाद आप डिफ के ऊपर होवर करो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो। अब डिफ के अंदर देखो यहाँ पे कुछ आपका लाइन दिखा रहा है। तो देखो डिफ का हमने जो हाइट और वेट दिया उसके बाद भी यहाँ पे कितनी सारी स्पेस आ चुका है। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो हमने मार्जिन ऐड किया था वो तो है, उसके साथ भी डिव होता है हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो उसके लिए इसकी ये जो कंप्लीट विड्थ ले रहा है, कंप्लीट विड्थ लेता है ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप डिफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स देख सकते हो, देखो ये वाला बॉक्स, इसे बेसिकली अपना बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। हर ब्राउज़र के अंदर आपको मिल जाएगा जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा कंटेंट का एक्चुअल साइज़ है 260 × 260, ये हमारा कंटेंट का साइज़ है। मतलब इसके अंदर हमारा बॉक्स एक्चुअल में है जो भी कंटेंट है। और इसके बाहर देखो हमने क्या किया था, पैडिंग ऐड किया था। कितना पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग ऐड किया था शायद। तो देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, चारों तरफ हमारा 10 पिक्सल का एक पैडिंग आ चुका है ना। उसके बाद देखो हमारा बॉर्डर आ चुका है, देख रहे हो ना, बॉर्डर आ चुका है हमारा। और उसके बाद देखो बाहर, एकदम बाहर हमारा मार्जिन आ चुका है, अपना 15 पिक्सल का 10 पिक्सल का एक मार्जिन आ चुका है। तो इसकी मदद से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 10 की जगह अगर आप 30 करते हो, एंटर करो तो देखो यहाँ पे उतना गैप आ चुका है ना। तो ऐसे आप ब्राउज़र के अंदर ही ऐसे ऐड करके देख सकते हो कहाँ पे कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप स्पेस दे सकते हो सिंपली, ठीक है। और इसे अगर आपको ठीक करना है तो सिंपली अगर आप यहाँ पर रिफ़्रेश कर दोगे तो ये सब कुछ ठीक पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल और R प्रेस करो तो रिफ़्रेश हो जाता है, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैक में तो कमांड है और उसके साथ R प्रेस करो। तो ये बेसिकली होता है हमारा CSS के अंदर बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इसे अच्छे से सीखना है। बस अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो पहले हो तो, वरना CSS के अंदर थोड़ा बहुत कुछ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एकदम बिगिनर हो तो 2 बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाला चीज़ नहीं है CSS के अंदर। तो ये हो चुका है हमारा बॉक्स मॉडल। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो ये देखो CSS का डिस्प्ले, तो इसे थोड़ा जूम कर लेते चलो। और CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने पहले थोड़ा सा देखा था कि हमारा जो इनलाइन होता है, ब्लॉक लेवल होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं चलो। तो CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज टू हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड, मतलब एक एलिमेंट को हम कैसे डिस्प्ले करें, तो ये CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से किया जा सकता है। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर मोस्ट HTML एलिमेंट इज ब्लॉक और नन। सॉरी, यहाँ पे नन नहीं होगा, यहाँ पे इनलाइन होगा, ठीक है, हम नोट में ठीक कर देंगे। बट वी हैव सम अदर चाइल्ड प्रॉपर्टी टू, लेट्स डिस्कस। तो CSS का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा नन होता, सॉरी इनलाइन होता है, और ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल मतलब जो कंप्लीट विड्थ ले रहा होता है ना। और जो इनलाइन होता है क्या, जितने ज़रूरत है बस उतना ही लेता है। और ब्लॉक लेवल कंप्लीट विड्थ को ले रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है,
एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड टेक्स कंप्लीट विथ अवेलेबल। मतलब जो एलिमेंट एक नया लाइन से शुरू होगा, हमेशा नया लाइन से शुरू होगा और कंप्लीट विथ ले लेगा, चाहे उसे जितना भी ज़रूरत हो फिर भी वो कंप्लीट विथ लेगा। तो इस तरीके की एलिमेंट को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और यहाँ पे इसके एग्जांपल है जैसे कि H1, P टैग, div, सेक्शन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन का क्या है, डोंट रिक्वायर टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड टेक्स एज मच विथ नेसेसरी टू डिस्प्ले। मतलब नया लाइन से शुरुआत करने का कोई ज़रूरत नहीं है और हमेशा उतना ही वेट लेगा जितना उसे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जो भी एलिमेंट होगा उसे हम कह लेंगे इनलाइन एलिमेंट, जैसे कि अपना स्पैन टैग, ए टैग, IMG टैग, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसके बाद देखो, सो वी हैव सम डिस्प्ले वैल्यू टू मेक आवर वेबसाइट लुक how we want. Some important display property like flexbox, gradient and grid and more will discuss in our advanced course. तो और भी बहुत सारे डिस्प्ले के अंदर है, जैसे कि अपना फ्लेक्स है, ग्रिड है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, एडवांस कोर्स के अंदर देखेंगे क्योंकि हमें इन डेप्थ जाकर समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखो डिस्प्ले नन वर्सेस हिडन। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, नन होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले नन और यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, देखो कि बाय यूजिंग डिस्प्ले नन वी कैन रिमूव द आइटम फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो। डिस्प्ले नन यूज़ करके हम कोई बॉक्स को या फिर एलिमेंट को हिडन कर सकते हैं। मतलब ये एक एलिमेंट है, इसके डिस्प्ले अगर नन कर देंगे तो ये हिडन हो जाएगा, और विजिबिलिटी अगर हिडन करें तो भी ये हिडन हो जाएगा। लेकिन हम जब विजिबिलिटी हिडन करेंगे तब एलिमेंट तो हिडन हो जाएगा, लेकिन इसके जो स्पेस था वो वही की वही रहेगा, मतलब स्पेस रिजर्व रहेगा, और डिस्प्ले नन के अंदर स्पेस रिजर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेंगे अभी प्रैक्टिकल। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, देखो, सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन HTML एलिमेंट शुड डिस्प्ले, और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर और नॉट एन एलिमेंट शुड बी विजिबल, ठीक है। तो हम अपना कोडिंग के अंदर आते हैं, कोड के अंदर, और सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा पास तो H1 है ना, तो H1 को एक काम करते हैं, पहले ये पे आते हैं, इसे रहने दो, और H1 के अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, डिस्प्ले, और इसे कर देंगे नन, ठीक है। सेव करेंगे तो देखो यहाँ से H1 गायब हो चुका है। और सेम हम क्या करेंगे, अपना जो H2 था शायद, चलो देख लेते हैं यहाँ से, P टैग, H2, बहुत सारे टैग है, तो H2 को सिलेक्ट कर लेंगे। चलो तो H2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके विजिबिलिटी कर देंगे हम हिडन, ठीक है, विजिबिलिटी कर देंगे हिडन। सेव करेंगे, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास H1 टैग था, देखो यहाँ पे अगर आप होवर करो, देखो यहाँ पे ये हमारा H1 टैग है, अपना जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है इसके अंदर H1 टैग, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करो तो देखो यहाँ पे H1 टैग दिखा नहीं रहा है ब्राउज़र के अंदर। मतलब ये हमने क्या किया, इसे डिस्प्ले नन कर दिया, तो यहाँ से सिंपली गायब हो चुका है। लेकिन हमारा जो H2 टैग था, इसके ऊपर होवर करो तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये स्पेस ले रहा है, अभी भी इसकी जो हाइट एंड विड्थ था वो रिजर्व है, लेकिन इसे दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी नन करोगे, मतलब हिडन करोगे, तो एलिमेंट अब नहीं दिख सकते हो, लेकिन उसका स्पेस रिजर्व रहेगा। और डिस्प्ले नन के केस में स्पेस नहीं रहता है, डिस्प्ले भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले एंड अपना विजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा CSS के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन की मदद से हम कोई भी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट को स्पेसिफिक हम कहाँ रखना चाहते हैं वो फिक्स कर दिखा सकते हैं। मतलब ये जो बॉक्स है इसे आपको स्क्रीन की टॉप पे रखना है, या फिर आपको बॉटम पे रखना है, या फिर इस साइड या फिर इस साइड, कौन सी साइड आपको प्लेस करना है, तो ये पोजीशन की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन की बहुत सारे वैल्यू है, जैसे कि स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स है एंड स्टिकी है। ये जो स्टैटिक है ये अपना बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम अपना नेक्स्ट पेज में चलते चलो।
तो यहाँ पे देखो अपना स्टैटिक पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एवरी HTML एलिमेंट, मतलब जो भी HTML एलिमेंट है हम जिसे ये करेंगे, हम जिसे यूज़ करेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक को हम उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद और देखो बहुत सारे वैल्यू है। एक होता है आपका रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव देखो, एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव वैल्यू ऑलवेज पोजीशन रिलेटिव टू इस नॉर्मल पोजीशन, मतलब इसका जो भी नॉर्मल पोजीशन होगा, एक बॉक्स का, डिव का, टैग का, कोई भी किसी का भी जो नॉर्मल पोजीशन होगा उसके साथ रिलेटिव रहता है। अब इसकी मतलब क्या है इसे भी देख लेंगे, पर देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट को देख लो। चलो इसे देख ही लेते हैं फिलहाल, रहने दो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी को हटा देंगे सिंपली, और यहाँ पर डिव राइट कर देंगे डॉट बॉक्स, और मल्टीप्लाई अगर 3 करो और स्पेस करो तो देखो हमारे एक साथ 3 डिव आ चुका है जिसका क्लास बॉक्स है, ठीक है। सेव कर लेंगे और यहाँ पे आते हैं तो सिंपली इसे हटा देते हैं। चलो, और डॉट बॉक्स करते हैं सिंपली, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइट वेट दे देते हैं। जैसे कि मान लो हाइट दे देंगे कुछ अपना, जैसे कि मान लो हाइट हम दे देंगे अपना कुछ 300 पिक्सल, एंड वेट दे देंगे अपना 300 पिक्सल। इसके बाद अपना बॉर्डर दे देंगे मान लो 2 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 डिव आ चुका है, एक के बाद एक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक के बाद एक क्यों है, क्योंकि ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब ये अपना कंप्लीट विथ ले लेगा, है ना, और नया लाइन से शुरुआत होगा, तो ये अपना ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। अब एक चीज़ देखो, इसे हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे अपना बॉक्स 1 को, डॉट बॉक्स करते हैं और इसे nth चाइल्ड से सिलेक्ट कर लेंगे। nth चाइल्ड क्या होता है इसके बारे में बाद में देखेंगे, बस इतना पता होना चाहिए, ये एक सिलेक्टर है, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को कर देंगे एक्वा मान लो, सिलेक्ट करेंगे, और देखो यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है इस एलिमेंट के लिए, ठीक है। और अभी अगर आप इस एलिमेंट को मार्जिन प्रॉपर्टी से नीचे लेके आना चाहते हो, हम मार्जिन से क्या करते हैं, गैप देते हैं बॉक्स के बाहर। अगर मार्जिन लगा दो इस प्रॉपर्टी के अंदर, सिंपली हम मार्जिन राइट करते हैं, और यहाँ पे देखो मार्जिन का कुछ वैल्यू होता है। अगर आप सिंपली मार्जिन दोगे तो चारों तरफ से आपका स्पेस आ जाएगा, लेकिन अब मार्जिन टॉप देखो तो ऊपर से, मार्जिन बॉटम दोगे तो नीचे से, मार्जिन लेफ्ट तो लेफ्ट साइड से, राइट तो राइट साइड से। पैडिंग की केस भी में यही होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम मार्जिन टॉप को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप 100 पिक्सल राइट करते हो तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 100 पिक्सल से नीचे आ गया एलिमेंट, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ देखो, इसकी वजह से इसकी नीचे जो 2 एलिमेंट था वो भी नीचे आ चुका है। ध्यान से फोकस करो कि इसे हम अभी डिसेबल करते हैं, कमेंट आउट। और ये देखो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे देखो कितना गैप है ना। और जब हम इसे कर देंगे एनेबल, तब देखो ये ऊपर से 100 पिक्सल नीचे आ चुका है, इसकी वजह से ये दोनों एलिमेंट भी नीचे आ चुका है। तो इसके ऊपर जो चेंजेस करेंगे इसकी प्रभाव इन दोनों के ऊपर भी पड़ेगा अगर आप मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिलेटिव प्रॉपर्टी को या फिर पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो तो क्या होता है देखो, सिंपली अगर आप पोजीशन करते हो रिलेटिव, सेव करो तो देखो ये यहाँ पे है, और रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट जो भी पोजीशन करोगे इसका वैल्यू होता है। इसके साथ हम मार्जिन को यूज़ नहीं करते, इसके साथ इसके कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है, उसे ही यूज़ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे टॉप राइट करते हो 100 पिक्सल, सॉरी टॉप 100 पिक्सल, सेव करेंगे, और देखो ये नीचे से 100 पिक्सल आ चुका है, लेकिन इसकी वजह से देखो इन दोनों के ऊपर कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ा। ये अपना इस एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप तो किया, लेकिन इन दोनों एलिमेंट की लोकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और अगर इस एलिमेंट को हमने टॉप दिया 100 पिक्सल, अगर आप इसे लेफ्ट देते हो 100 पिक्सल, सेव करो तो देखो ये टॉप से 100 पिक्सल आ चुका है, लेफ्ट से भी 100 पिक्सल इधर खिसक चुका है ना। तो पोजीशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो इसे हम क्या किया था, रिलेटिव किया था। अब रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव देखो ये बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे मौजूद होगा वो इसका टॉप 0 होता है, ठीक है। अगर ये बॉक्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ था, यहाँ पे था, तो इसका टॉप 0 यही होगा। अगर ये बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहता तो इसका टॉप 0
यही होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। और जब हम इसे 100 पिक्सल लेफ़्ट कहते तो ये यहाँ से 100 पिक्सल जाता, यहाँ से नहीं आता है, क्योंकि इसका टॉप 0 जब यहाँ पे रहेगा तो ये इसके साथ रिलेटिव रहेगा। और इसके बेसिकली रिलेटिव आप जब पोजीशन करोगे तो वो एलिमेंट नॉर्मली जहाँ पे है तो उसका टॉप 0 बॉटम 0 वहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे इसे क्या करते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो, सेव करो और देखो ये भी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि एक काम करते हैं, इसे मिटा देंगे, सेव करेंगे तो ये देखो यहाँ पे दोनों का ओवरलैप हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप टॉप 100 करते हो तो देखो ये जो हमारा एलिमेंट था ये ऊपर से 100 पिक्सल नीचे आ चुका है ना। और यहीं पे अगर आप क्या करोगे, बॉटम करते हो इसे तो देखो ये बॉटम से 100 पिक्सल ऊपर आ चुका है। तो एब्सोल्यूट की मदद से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है इसके हिसाब से अपना एलिमेंट चेंजेस करता है, मतलब सॉरी बॉडी नहीं, इसका जो नियरेस्ट पेरेंट होता है। इस डिव का नियरेस्ट पेरेंट कौन सा है, देखो ये हमारा डिव है तीनों, इनके नियरेस्ट पेरेंट कौन है, बॉडी है। अगर इसके अंदर कोई और अपना वैल्यू रहता, अपना डिव रहता तो उसका नियरेस्ट पेरेंट बन जाता। तो इसका नियरेस्ट पेरेंट जो होगा उसके हिसाब से ये अपना लोकेशन चेंजेस करेगा। इसका नियरेस्ट पेरेंट बॉडी था इसलिए इसका टॉप 0 भी बॉडी का टॉप 0 था, है ना। इसका ये अपना कहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे, और बॉडी का टॉप 0 कहाँ है, यहाँ है, तो इसका भी टॉप 0 वहीं से शुरू होगा और बॉटम 0 भी यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट की मदद से क्या होता है, उसकी जो नियरेस्ट पेरेंट होता है उसकी टॉप 0 उसका भी टॉप 0 होगा। और रिलेटिव की केस में क्या होता है, वो एलिमेंट पर्टिकुलरली जहाँ पे मौजूद होगा उसकी टॉप 0 उसका टॉप 0 होता है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेंगे कि मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक डिव को ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम इसे ऐड कर देते हैं। कमांड C करेंगे V और इन तीनों को हटा देते हैं सिंपली, और इसके अंदर क्लास दे देंगे हम सिंपली, सॉरी क्लास देना है हमें, मेन देते हैं चलो, और सेव कर लेंगे। डॉट मेन को सिलेक्ट करेंगे, इसका हाइट दे देंगे कुछ अपना, मान लो 500 पिक्सल एंड विड्थ कर देंगे भी 500 पिक्सल। इसका बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल, अपना सॉलिड ब्लैक कर देंगे, सेव करेंगे और क्या करेंगे, देखो यहाँ से आते चलो और इसका ये कर देते हैं। तो देखो ये हमारा जो पहले वाला डिव था ये तो यहाँ पे है, इसे इसकी पोजीशन चेंजेस करते हैं। चलो इसके अंदर हम राइट करेंगे सिंपली पोजीशन प्रॉपर्टी और रिलेटिव कर देते हैं जो हमारा मेन डिव था, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, इसके अगर टॉप से मान लो 200 पिक्सल एंड लेफ़्ट से कर देते 200 पिक्सल, ठीक है, सेव करेंगे। तो देखो इसे एब्सोल्यूट से हटा देते चलो, तो ये हमारा डब्बा यहाँ पे आ चुका है। और इसके साथ साथ देखो अब क्या होता है, ये हमारा डब्बा यहाँ पे आ चुका है और इसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव। और हमें क्या पता है कि इसे अगर आप एब्सोल्यूट करते हो ये नीचे वाला डब्बे को और इसके टॉप करोगे, नहीं बॉटम करते हो 0, तो क्या होता है, देखो ये डब्बा यहाँ तक आया, यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंंगे तो वो अपना नियरेस्ट जो पेरेंट होगा उसके हिसाब से अपना लोकेशन चेंजेस करेगा। तो इस डब्बे का नियरेस्ट पेरेंट कौन था, ये था, ये वाला डिव, तो इसके हिसाब से अपना टॉप 0 बॉटम 0 को सेलेक्ट करेगा। तो इसके हिसाब से टॉप 0 कौन है, ये, और बॉटम 0 भी ये है। लेकिन अगर आप इसके नियरेस्ट पेरेंट को इसे ना रख के बॉडी को रखते तो इसका टॉप 0 वे बॉटम 0 यही होता है ना। और रिलेटिव के केस में क्या होगा, ये जहाँ पे होगा वहाँ से ही इसका टॉप 0 बॉटम 0 शुरू होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। ऐसे बॉक्सेस तैयार करो बहुत सारे और उसके अंदर अपना डब्बे को ऐसे रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी दे के उसके अंदर अपना कमांड हासिल करो, तब आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन है। फिक्स पोजीशन से क्या करते हैं, आपने बहुत सारे
नैप बार देगा। बेसिकली जब हम पेज को ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो अपना नैप बार क्या होता है, अपना एक ही जगह पे रहता है। तो उस केस में क्या कहते हैं, हम यूज़ करते हैं पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टिकी प्रॉपर्टी है, स्टिकी प्रॉपर्टी भी उसकी जैसी ही है, इसे हमें प्रोजेक्ट में बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो आपको एडवांस कोर्स के लिए प्रतीक्षा करना है। और इसके बाद देखो यहाँ पे इसकी कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी है जो कि हमने देखा। तो पोजीशन के अंदर हमेशा चाइल्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसके अंदर अगर आप मार्जिन को यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम देखेंगे अपना जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी या फिर जी इंडेक्स भी कह सकते हो। इसकी मदद से क्या करते हैं, इसकी मदद से हम कोई भी प्रॉपर्टी को ओवरले मतलब किसी के ऊपर कौन सा लेयर रखना है उसे फिक्स करते हैं। तो जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना आगे दिखाएगा, ठीक है। मान लो ये आपका एक डिव है और आपका और एक डिव है, तो इस डिव को दूसरे डिव के ऊपर दिखाना है या फिर क्या करना है, मतलब लेयर जैसे हम क्रिएट करते हैं फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे लेयर करते हैं, एक के ऊपर एक लेयर। तो जो लेयर पहले रहता है वो पहले आ जाता है वो एलिमेंट। तो उस वैसे ही ठीक, अगर आपको किसी भी लेयर को आगे लेके आना है तो आपको जी इंडेक्स प्रॉपर्टी देना है और इसके वैल्यू आप जितना ज़्यादा दोगे वो उतना पहले दिखेगा। यही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ओवरलेस है और यहाँ पे ओवरलेस के अंदर कुछ विजिबिलिटी अपना विजिबल है, हिडन है, स्क्रॉल है, ऑटो है। अच्छा, तो इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो सिंपली यहाँ पे आओ। ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है। अब इसका जो मेन बॉक्स है, मेन कौन है, ये। इसके अंदर अगर आप बॉर्डर रेडियस देते हो, बॉर्डर रेडियस मान लो हम देंगे 30 पिक्सल और इसके जो बॉर्डर है इसे हटा देते हैं, सेव करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो हमारा बॉक्स है, इसे जूम कर लेंगे, चलो। तो देखो यहाँ पे इस बॉक्स को ध्यान से देखो, ये जो हमारा बॉक्स है नीचे वाला, इसका राउंडेड कॉर्नर हो चुका है। इसीलिए देखो ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसका यहाँ पे एक पोर्शन मतलब बॉक्स से बाहर निकल रहा है ना, और देखने भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस केस में हम कैसे क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा बॉक्स है मेन, इसके अंदर अगर आप ओवरफ्लो कर देते हो और ओवरफ्लो के हम करेंगे हिडन, मतलब जो ना दिखे। तो यहाँ पे देखो ये सेट हो चुका है। तो इस बॉक्स के अंदर हमने क्या किया था, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को लगाया था और उसे कर दिया हिडन। मतलब इस बॉक्स के बाहर जो भी चीज़ जाएगा उसे सिंपली हिडन कर दो, आप हाइड कर दो, उसे दिखाना मत, ठीक है। तो ऐसे हम ओवरफ्लो हिडन को सेट किया और यहाँ से ये गायब हो चुका है। इसी प्रकार आपको कुछ भी स्क्रॉल के अंदर लेके आना है, ये अपना कोई भी चीज़ बॉक्स के बाहर निकल रहा है और आप चाहते हो कि एक स्क्रॉल बार आ जाए सिंपल सा, और आप बिंदास स्क्रॉल करो, तो उस केस में आप राइट करोगे ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका आता है फ्लोट एंड क्लियर। फ्लोट एंड क्लियर क्या होता है, सिंपली यहाँ पे देखो, अगर आप इन सारी चीज़ को हटा देते हो, सिंपली इसे हटा देते हैं, चलो थोड़ा सा गंदा हो चुका है हमारा कोड, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे एक्वा, ठीक है। और इसकी पोजीशन हटा देते हैं और ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। और अगर इस मेन बॉक्स को आप क्या कलर करते हो, फ्लोट करते हो और इसे कर देंगे राइट, ठीक है। सेव करो। तो देखो हमारा डब्बा यहाँ पर राइट साइड पे आ चुका है। और अगर इसे आप लेफ़्ट करते हो तो देखो ये लेफ़्ट साइड पे आ चुका है। तो फ्लोट राइट लेफ़्ट करके आप डब्बे का लोकेशन चेंज कर सकते हो बेसिकली। लेकिन हम फ्लोट को यूज़ नहीं करते उतना मॉडर्न सीएसएस के अंदर। हम यूज़ करते हैं क्या, पोजीशन के। हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, पोजीशन को यूज़ करके हम कोई भी चीज़ का लोकेशन चेंज कर सकते हैं और आसानी से, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और इसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। और ये जो फ्लोट है ये पुराना सीएसएस के अंदर हम यूज़ करते थे, अभी उतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोट हो चुका है। अब इस फ्लोट को हमें क्लियर भी कर सकते हो क्लियर प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। ये यहाँ पे है, आप देख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो टेक्स्ट एंड बॉक्स फॉर्मेटिंग। देखो इसके अंदर बहुत कुछ है कि यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट, मतलब आपका जो टेक्स्ट है सीएसएस के अंदर हम जो टेक्स्ट राइट करते हैं उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले देखो टेक्स्ट अलाइन है, सेंटर टॉप ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक हमें क्या चाहिए, एक चाहिए टेक्स्ट। तो इस बॉक्स को हटा देते हैं, चलो इसे हटा देते हैं और एक H2 राइट करते हैं। दिस इज H2, सेव करेंगे और ये इस डब्बे की यहाँ पे आ चुका है।
चलो इस डब्बे को भी हटा देंगे फिलहाल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। सिंपली H2 राइट करेंगे, दिस इज़ H2, सेव करेंगे और ये अपने यहाँ पे आ चुका है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे ना दिखे, अपना स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो कैसे करेंगे? सिंपली हमारे पास एक एलिमेंट है, मतलब एक प्रॉपर्टी है जो कि होगा, पहले तो H2 को सिलेक्ट कर लो और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट करते हो और इससे सेंटर करते हो, देखो हमारा सेंटर पे आ चुका है। अगर आप लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट पे आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट पे आ जाएगा। आपको जहाँ मन करे वहाँ भेज दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक देखो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या होता है? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई होता है, मान लो कोई भी डब्बे के अंदर आपका टेक्स्ट है, ये एक डब्बा है, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट कुछ भी राइट किया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म होता है, कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म होता है ना, और देखने में थोड़ा सा गंदा लग सकता है। तो अगर आप चाहते हो हर एक लाइन एक पर्टिकुलर विड्थ को फॉलो करे, तो उस केस में अगर आप टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दोगे तो वो हर एक लाइन के लिए पर्टिकुलर विड्थ फॉलो करेगा, ठीक है। ये खुद से ट्राई कर लेना, इतना सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं देना है, इसे तो कैंसिल कर दो। हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन से, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन नहीं। इसके बारे में टेक्स्ट राइटिंग मोड अलग से है, तो इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत पुराना CSS की, चलो इसे छोड़ो। अभी देखो टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या कर सकते हैं हम? सिंपली इसे राइट से हम कर देंगे सेंटर पे, चलो। और अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन करते हो और अगर आप अंडरलाइन दे देते हो सिंपली, तो देखो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है। अंडरलाइन नहीं देना है और कुछ देना है, तो कैसे राइट करोगे? तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन है, यहाँ पे बहुत सारे आपका लिस्ट दिख जाएगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ओवरलाइन देखो ऊपर एक लाइन आ चुका है, इसके ऊपर देखो, ठीक है। तो आपको VS कोड के अंदर फीचर मिल जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं है, सिंपली राइट करो और उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा वो VS कोड, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म की मदद से क्या होता है, हमारा जो ये टेक्स्ट है ये स्मॉल लेटर में है, इसे अगर आपको कैपिटल वगैरह कुछ भी करना है तो कैसे करोगे? देखो सिंपली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर आप कैपिटलाइज करो तो देखो आपका पहला लेटर, हर अपना वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो चुका है। और अगर आप अपर केस करते हो सिंपली, तो देखो यहाँ पे हमारा सब कुछ कैपिटल में आ चुका है ना। तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा और इसके हिसाब से आप यहाँ से चूज़ करोगे, लोअर केस, कैपिटलाइज, अपर केस, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद देखो टेक्स्ट स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है एक ही बार में देख लेंगे। चलो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर कर देते हैं हम अपर केस, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे देख लेते हैं टेक्स्ट अपना इंडेंट, ये क्या होता है। इसके लिए एक काम करेंगे, इसे सेंटर से, और यहाँ पे अगर आप 100 पिक्सल राइट करते हो तो देखो ये हमारा 100 पिक्सल ऐसे गैप देके स्टार्ट हुआ। और अगर आप इस इंडेंट को अभी क्लोज कर दोगे तो देखो ये अपना यहाँ से शुरू होगा, है ना। तो इंडेंट की मदद से हम क्या करते हैं, सिंपली गैप दे सकते हैं, जितना पिक्सल के आप चाहो उतना पिक्सल के गैप दे सकते हो। लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग अगर मान लो आपको देना है 20 पिक्सल, तो देखो हर लेटर के बीच में आपका 20 पिक्सल की गैप आ चुका है ना। और अगर आप वर्ड स्पेसिंग देना चाहते हो, वर्ड स्पेसिंग दोगे तो वर्ड के बीच में आपका गैप आ जाएगा 20 पिक्सल। तो देखो हर एक वर्ड के बीच में आपका 20 पिक्सल की गैप आ चुका है। लेटर की मदद से हमारा लेटर के अंदर गैप आ जाता है, वर्ड की मदद से हमारा वर्ड के अंदर गैप आ जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट स्पेसिंग है ये मतलब हमारा पॉइंट है, मतलब टेक्स्ट के अंदर जो स्पेसिंग ऐड करते हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर दो है, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, ऐसे करके, ठीक है। और लाइन हाइट बेसिकली दोनों टेक्स्ट आपको, जब आप बेसिकली क्या करोगे, दो टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं और एक करते हैं पी टैग को, दिस इज पी टैग। और इन दोनों की बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो कैसे करोगे, सॉरी, आप सिंपली लाइन स्पेसिंग कर देते हो और मान लो 200 पिक्सल की लाइन हाइट देंगे, इतना तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये आपका 200 पिक्सल का लाइन हाइट आ चुका है, ठीक है।
तो ऐसे करके आप लाइन हाइट दे सकते हो, मतलब ये ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लाइन हाइट दे सकते हो, और वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग ऐसे करके देख सकते हो। टेक्स्ट इंडेंट तो हमने देख ही लिया। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्स्ट शैडो। अब टेक्स्ट शैडो क्या होता है, इसकी सिंटैक्स देखो कि यहाँ पे देखो 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल ऑरेंज है। ये पहले वाला जो 2 पिक्सल है ये बेसिकली आपका जो हॉरिजेंटल शैडो है उसे ऐड करता है, और लास्ट सेकंड वाला ये आपका वर्टिकल शैडो को ऐड करता है, और इस थर्ड वाला ये क्या करता है, आपका ब्लर इफेक्ट ऐड करता है, मतलब कितना ज़्यादा ब्लर आप उसे बनाना चाहते हो। और लास्ट वाला तो आपका जो कलर है वही। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है इसके अंदर अगर आपको शैडो देना है तो पहले एक काम करते हैं, हमारा जो SH2 है और इसे ओवरलाइन हटा देंगे, और इसके अंदर अगर आपको शैडो देना है तो सिंपली राइट करेंगे टेक्स्ट शैडो, और यहाँ पे मान लो 2 पिक्सल, 3 पिक्सल और 5 पिक्सल, और एक कलर दे देंगे जैसे कि क्रिम्सन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट के अंदर एक शैडो आ चुका है, और इसे अगर आप बढ़ाओ अभी समझने के लिए तो 2 की जगह आप 20 कर दो। तो देखो ये अपना जो एक्स एक्सिस है इसके हिसाब से इस तरफ आ गया है ना। और अगर आप इसे कर देते हो तो देखो हमारा नीचे की तरफ आ गया है ना। और अगर आप इसे मान लो हम कर देते हैं 20, तो इसको ब्लड देखो कैसे क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आप इसे 2 करते हो तो देखो एकदम सॉलिड दिखा रहा है, अगर 1 करते हो तो और भी सॉलिड दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप जितना इसका वैल्यू बढ़ाओगे उतने ज़्यादा ये ब्लर होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट शैडो, और सिंपली यही तरीके से आप बॉक्स शैडो को भी ऐड कर सकते हो सिंपली सा। तो टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो। उसके बाद देखो हमारे पास आता है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट के अंदर कुछ फ़ॉन्ट फैमिली आता है, फ़ॉन्ट के स्टाइल आता है, वेट आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है CSS के अंदर, क्योंकि फ़ॉन्ट की मदद से आप बेसिकली अपने वेबसाइट को लुक ही चेंज कर सकते हो, है ना। और फ़ॉन्ट के अंदर देखो यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे 2 टाइप का फ़ॉन्ट होता है बेसिकली, एक तो वेब से फ़ॉन्ट और एक हम कुछ इंस्टॉल करते हैं इसी तरीके से। तो वेब से फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है जो हर एक सिस्टम में, हर एक के कंप्यूटर में ज़्यादातर इंस्टॉल होता है, लेकिन 100% तो एक्यूरेट नहीं होता है। उस केस में हम फॉल बैक फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर समझ सकते हो कि इंस्टॉल होता है। तो ऐसे कि जैसे कि हमारा सेरिफ, सैंस सेरिफ, तो ये सब फ़ॉन्ट हमारा वेब से फ़ॉन्ट माना जाता है ना। तो फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट है ना, और इसे हम चेंज करेंगे। अब देखो कैसे, इसे हटा दो, और अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हो सिंपली, और यहाँ पे देखो बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली है, और एडिशनली हम इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो देखो ये टेक्स्ट हमारा चेंज हो चुका है, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है। और अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ करते हो, और मान लो यहाँ पे देते हम 2 रेम, तो देखो ये अपना बड़ा हो चुका है। तो रेम क्या है ये बाद में देखेंगे। और रेम बेसिकली एक यूनिट है, और फ़ॉन्ट अगर वेट दे देते हो तो यहाँ पे देखो 100 से लेकर 900 तक होता है। 100 मतलब एकदम लाइटर शेड, और 900 मतलब बोल्ड होता है, या फिर आप नॉर्मली बोल्ड भी राइट कर सकते हो, बोल्ड या बोल्डर। तो देखो ये गाढ़ा हो चुका है अपना जो टेक्स्ट है। और फ़ॉन्ट वेट की फ़ॉन्ट हमने वेट देखा, फ़ॉन्ट साइज़ देखा, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट की स्टाइल होता है इटालिक या फिर नॉर्मल। अगर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल कर देते हो इटालिक, तो देखो ये आपका फ़ॉन्ट देखो इटालिक टाइप से हो गया। देखो एक साइड आपका थोड़ा सा बेंड हो चुका है ना, तो ये अपना इटालिक फ़ॉन्ट है। तो ऐसे आप अपना फ़ॉन्ट को चेंजेस कर सकते हो फ़ॉन्ट के अंदर। और इसके बाद हमारा CSS के अंदर कुछ आइकन्स वगैरह है जो कि हम ऐड कर सकते हैं अपना फ़ॉन्ट ऑसम की मदद से, या फिर और भी बहुत सारे कुछ है। इसके बारे में थोड़े से लेट में देखेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आता है CSS के कुछ यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स के अंदर देखो हमारे पास आता है पिक्सल, जो हमने अभी भी यूज़ कर रहे थे। पिक्सल होता है स्टैटिक, जो हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। उसके बाद हमारा एक EM आता है और रेम आता है। अब EM और रेम क्या होता है, ये अपना रिलेटिव फॉन्ट्स होता है। तो देखो CSS फॉन्ट्स की यूनिट्स के बारे में बेसिक के अंदर हम उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो पिक्सल यूज़ करो, और हमारे एडवांस कोर्स के लिए थोड़ा सा वेट करो, उसके अंदर आप देख लेना कंप्लीट फॉन्ट के बारे में। तो बेसिकली थोड़ा सा समझ लो EM क्या होता है। EM होता है हमारा जो हमारा जैसे कि एब्सोल्यूट था, पोजीशन एब्सोल्यूट था, वो क्या होता है हमारा बॉक्स की जो नियरेस्ट पेरेंट है उसके साथ रिलेटिव होता है
है ना। वैसे ही हमारा जो EM है ये अपना जो नियरेस्ट पेरेंट की फॉन्ट है उसकी साइज़ के साथ रिलेटिव होता है। मतलब कोई डिव है उसके अंदर हमारा कोई मान लो उसकी एक फॉन्ट साइज़ है 10 पिक्सल, ठीक है। तो अगर उसके अंदर कोई और एक छोटा सा डिप राइट करोगे और उसकी फॉन्ट के अंदर अगर आप राइट करो कि इसकी फॉन्ट की साइज़ होगा 2 EM, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20 पिक्सल, तो उसका साइज़ हो गया एक्चुअल में 20 पिक्सल, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब उस फॉन्ट की उतना गुना होगा जो नियरेस्ट पेरेंट होगा। अगर नियरेस्ट पेरेंट कोई भी नहीं है तो बॉडी के हिसाब से होगा। अब एक EM मतलब होता है हमारा 16 पिक्सल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक EM होता है 16 पिक्सल और एक रेम भी होता है हमारा 16 पिक्सल, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे हम चेंजेस कर सकते हैं। और रेम मतलब होता है हमारा रूट एलिमेंट HTML के अंदर कौन होता है, HTML के अंदर HTMल टैग को हम रूट एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास HTML टैग नहीं रहेगा तो अब HTML को इस्तेमाल कैसे करोगे, तो यहाँ पे HTML को हम कहते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है। अब HTML के अंदर आप जितना ज़्यादा फॉन्ट साइज दोगे उतने हिसाब से काम करेगा। इसे थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे हमारा एक फॉन्ट ऐसे दिख रहा है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इसे 2 रेम दे दिया। अगर आप यहाँ पे सिंपली HTML टैग को राइट करते हो, ये हमारा HTML टैग, और इसके अंदर हम राइट करेंगे फॉन्ट साइज़। हमारा एक रेम बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है। अगर आप सिंपली यहाँ पे 10 पिक्सल राइट करते हो तो देखो ये छोटा हो चुका है कितना। तो ये अभी हमने राइट किया था यहाँ पे क्या 2 रेम मतलब 10 इंटू 2 20 पिक्सल हो गया। इसे अगर आप इंस्पेक्ट करो, सिंपली यहाँ पे आओ और इंस्पेक्ट करो, देखो क्या होता है कि अगर आप इस H2 के ऊपर आओ और इसकी फॉन्ट साइज़ देखो, यहाँ पे 2 रेम है ना। और यहाँ पे आप दिख सकते हो, यहाँ पे देखो आपका फॉन्ट साइज़ देखो, यहाँ पे क्या है 20 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि हमने अपने HTML के अंदर क्या किया था, अपना फॉन्ट साइज़ को 10 पिक्सल कर दिया था, इसलिए 2 रेम मतलब 20 पिक्सल। अगर यहाँ पे 3 रेम राइट करोगे तो 3 इंटू 10 आपका 30 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 30 पिक्सल आ चुका है सिंपली, ठीक है। तो ऐसे हमारा रेम काम करता है अपना रूट एलिमेंट के हिसाब से। अब इसकी बात देखो, यहाँ पे सूडो क्लास सूडो एलिमेंट है। अब ये कुछ अलग ही टॉपिक है, इसके अंदर कवर नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट और क्लासेस हैं। और सूडो एलिमेंट और क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है, सूडो जो क्लास है ये अपना सिंगल क्लोन से शुरू होता है और सूडो एलिमेंट अपना डबल क्लोन से, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अभी थोड़ा सा कुछ देख लेंगे थोड़ा बहुत, जो कि ये बेसिक्स हैं काम चलाने लायक। तो आप सिंपली क्या करोगे, मान लो एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, सिंपल सा एक डिव और इसके अंदर डॉट बॉक्स राइट करेंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पे डॉट बॉक्स के अंदर देखो हमारा पहले से है ये, और इसके अंदर अगर आप सूडो क्लास होवर को इस्तेमाल करो तो डॉट बॉक्स और होवर राइट करेंगे, सिंपली होवर। और अगर आपके इसके बैकग्राउंड कलर को मान लेंगे, हम करेंगे ब्लैक, तो क्या होता है देखो, इस बॉक्स के अंदर जब हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो इसका देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये बेसिकली होवर सूडो क्लास की मदद से हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, हमने क्या किया था, हम चाहते हैं कि बॉक्स के ऊपर जब कर्सर लेके जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो हमें पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसके बाद सूडो क्लास ऐड किया अपना क्लोन देके होवर, ठीक है। और इसके अंदर क्या राइट किया, बॉक्स कलर आपको चेंजेस करना है ब्लैक में। अगर आप कोई और कलर दे दोगे तो इसका और हो जाएगा। अगर आप इसकी हाइट को चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि हाइट को मान लेते हैं हम करेंगे 100 पिक्सल, सेव करो। और जब इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो ऐसे 100 पिक्सल हो रहा है ना। तो इसके अंदर हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं ताकि स्मूथली काम करे। तो देखो ट्रांजिशन, और मान लो ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, पहले ऑल राइट कर लेंगे। ऑल मतलब अब सबके लिए ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो ऑल, और इसके बाद हमें टाइम देना पड़ता है, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो हम राइट करेंगे 0.3 सेकंड, एस से सेकंड होता है तो उस हिसाब से ऐसे ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है जैसे कि इज़ इन इज़ आउट ऐसे करके, तो अगर आप यहाँ पे लीनियर ही कर देते चलो। और अगर आप यहाँ पे देखो तो कितनी स्मूथ से चेंजेस हो रहा है, देखो अपना ब्लैक कलर से अपना ये वाला कलर से ब्लैक हो रहा है, और वो भी स्मूथली। आप इसे बिगर भी कर सकते हो, बॉक्स को छोटा भी कर सकते हो, होवर करने पे कुछ और भी टास्क आप प्रेजेंट कर सकते हो सिंपली।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म था, ट्रांजिशन था, वो हमने देख लिया। ट्रांजिशन ऐसे ऐड करते हैं, पहले तो हमें ऑल के लिए ऐड करना होता है, उसके बाद हमें सेकंड मतलब टाइमिंग देना पड़ता है, और इसके बाद क्या होता है अपना जो कैसे बेसिकली ट्रांजिशन दिखाओगे। यहाँ पे और भी होता है जैसे कि इज़ इन, इज़ आउट, ठीक है। तो इज़ इन अगर आप करते हो तो देखो कुछ और प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इज़ इन आउट अगर करोगे तो पहले थोड़ा सा स्टार्ट में टाइम लेगा, उसके बाद जल्दी से हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो इसे आपको खुद से देख लेना है। आप बस वीडियो को देख के समझ नहीं पाओगे CSS के अंदर बहुत कुछ है, तो आपको इसे अपने खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना होगा कि कौन सी चीज़ क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है अपना ट्रांजिशन, ये बेसिकली होवर के लिए है, और भी बहुत सारी कुछ है। यहाँ पे देखो nth चाइल्ड हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। अब n चाइल्ड क्या होता है? n चाइल्ड हमें कुछ भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। अगर आप nth चाइल्ड ऑन राइट करते हो, ये हमारा बॉक्स है, और यहाँ पे देखो हमारे पास 2 p टैग है, और अगर एक p टैग करते हो, दिस इज़ अनदर p, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप p टैग के लिए कुछ भी या p टैग राइट करते हैं, और इसके कलर दे देंगे मान लो ये वाला कलर, तो दोनों p टैग के लिए देखो यहाँ पे ये कलर सेट हो चुका है। इसके फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, इसके फॉन्ट की साइज़ कर देंगे 5 रैम, तो देखो दोनों के लिए ये आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, p को सिलेक्ट करेंगे और इसकी nth चाइल्ड राइट करेंगे और 1 करेंगे। 1 मतलब पहले वाला जो p टैग है वही। तो देखो यहाँ पर रेड नहीं हुआ। अब क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे p टैग के पहले देखो और भी एक टैग है h2 टैग, इसीलिए नहीं हुआ nth चाइल्ड के अंदर। तो nth चाइल्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी आपके लिए, फिर भी देख लो कि अगर आप यहाँ पे h2 को हटा देते हो तो देखो यहाँ पे अपना पहले वाला जो p टैग था उसकी कलर चेंजेस हो गया। तो ऐसे करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी nth चाइल्ड आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, समझ नहीं पाओगे नहीं, सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, वीडियो को में और भी टाइम लग सकता है ना। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। ये बेसिक का वीडियो है तो शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ, एडवांस के लिए अच्छे से डिटेल्स में समझाऊँगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो चुका है अपना nth चाइल्ड। और भी बहुत सारे सिलेक्टर है आपके पास, जैसे कि नॉट, रूट, एक्टिव, विजिटेड, फोकस, और भी बहुत सारे सिलेक्टर है। अपना ट्रांजिशन है CSS के अंदर, यूनिट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें CSS के अंदर आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा। आप बस CSS के अंदर अपना 1 महीने ठीक से प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ CSS के अंदर, आपको CSS की बहुत कुछ आ जाएगा। और सिर्फ CSS के अंदर वीडियो मत देखो, ये मेरा सजेशन होगा। किसी भी इंसान की वीडियो सिर्फ और सिर्फ वीडियो मत देखो। आपको जो भी यूट्यूबर की वीडियो पसंद आई है, फिर जो भी कोर्सेज़ के वीडियो पसंद आए वो देखो, उसके साथ आप प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके साथ आप खुद से भी कुछ सीखो नया कुछ, और CSS के अंदर प्रोजेक्ट बनाओ। तब आप CSS के अंदर एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, एक अच्छा कमांड हासिल कर सकते हो CSS के अंदर, ठीक है। तो CSS के अंदर बहुत कुछ है, आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना होगा। बहुत कुछ है CSS के अंदर। CSS 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे एनिमेशन है। CSS के अंदर 3D टॉपिक है। आप CSS के अंदर से CSS की मदद से बहुत सारे 3D चीज़ भी बना सकते हो सिंपली, ठीक है। तो CSS एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए उसके लिए। तो पहले अपना बेसिक को क्लियर करो। ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसे ढंग से पढ़ो। ये मत कहो कि और भी बहुत चीज़ है आप कवर नहीं किया हो आपने, ये मत कहो। बस सिंपली जो भी चीज़ था इसके अंदर इसे पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और एडवांस के लिए थोड़ा सा दिन के लिए रुक जाओ, और इसके बाद और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। या फिर आप कोई दूसरे इंसान के भी एक CSS का कोर्स देख सकते हो, उससे अच्छी तरीके से सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक को कवर करो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस पे जाओ। तो एडवांस के अंदर बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर कोई मिस्टेक हो गया है मुझसे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और थैंक्स फॉर वीडियो को देखने के लिए, और चलिए फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।